रही हूँ। मैडम इन, इंदिरा नायर जी ये कर रही हैं, वो डॉक्टर ये करेंगी वेलकम एड्रेस। हाँ, सॉरी। सो डॉक्टर मिनी रानी अकारी मैम को वेलकम एड्रेस के लिए बुला रही, निमंत्रण कर रही है। डॉक्टर बिन्नी रानी अखड़ मैम, प्लीज। अनम्यूट कीजिए उनका, डॉक्टर मिन्नी रानी का अनम्यूट कीजिए प्लीज। उपासना जी उनका अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ हेलो। जी सर, हो गया। हाँ ठीक, थैंक यू। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? डॉक्टर दीपांजना दत्ता का भी अनम्यूट कर दीजिए, जो स्पीकर से उनका केवल अनम्यूट कीजिए। हेलो। डॉक्टर दीपांजना का भी अनम्यूट कर दीजिए। जी वो इसमें है नहीं, एक बार आप स्पेलिंग बताएंगे इसमें? दीपान जी, बोलिए बोलिए। अच्छा। दत्ता। जी जी, हो गया। हाँ। और अभी एक स्पीकर होंगी गीता जी, उनका भी अनम्यूट कर दीजिए। गीता जी आ गई हैं। हेलो। हाँ, डॉक्टर गीता का अनम्यूट कर दीजिए। मेरी जी हो आवाज आ गया रही सर। है? यस यस। हेलो। यस मैम, कंटिन्यू। हाँ। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? बिल्कुल। यस हाँ। यस। Okay, thank you so much, Anupama, for giving me this opportunity to welcome you all on behalf of Ranchi Chapter HFI. आज का ये सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक लेकर है। हम बहुत हमें प्रसन्नता हो रही है कि इससे इतना ज्यादा अवेयरनेस होगा और हम लोगों के बीच में इतने सारे एक्सपर्ट इस सब्जेक्ट के आए हैं। अभी तक हीमोफीलिया के बारे हम लोग सोचते थे कि एक डायग्नोसिस हो जाना या उसको फैक्टर दे देना ही सब ही कुछ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके लाइफ को एकदम जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। और उसके तहत ही आज का ये जो वेबिनार है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी का रोल इतना ज्यादा है, जेनेटिक काउंसलिंग इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ही हम लोग बात शुरू कर रहे हैं, ताकि वो बच्चा जो सिर्फ एक डायग्नोसिस लेके नहीं जीवन जिएगा, बल्कि एक नॉर्मल लाइफ और अपना नॉर्मल पोटेंशियल जितना है वो सोसाइटी को दे पाएगा। तो आज हम रामू गडकर जी का स्वागत करते हैं, वीपीडी हमारे। प्रणाम सर। और फिर इसके बाद प्रेम रूप अलवा जी को हम नहीं देख रहे हैं, मैडम लेकिन प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार सर। प्रेम रूप अलवा जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको भी मेरा स्वागत है। और इंदिरा जी के तरफ भी मेरा नमस्कार जा रहा है। सारे हमारे संतोष जी और डॉक्टर मुक्ता जी, और सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर गीता सूरी, जो कि केजीएमयू लखनऊ में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ये हैं, पोस्टेड हैं। तो ये हम लोगों को रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन हीमोफीलिया ये बताने जा रही हैं, और ये हम लोग बहुत उत्सुकता के साथ सुनने के लिए बैठे हुए हैं। इसी तरह डॉक्टर दीपांजना दत्ता आज की स्पीकर हैं, जो कि बहुत रिनाउंड जेनेटिक काउंसलर हैं, और ये कैलकाटा बेस्ड हैं, अपोलो हॉस्पिटल, एमरी हॉस्पिटल से कनेक्टेड हैं, और एकदम बीजीसीआई लेवल 2 काउंसलर, सर्टिफाइड काउंसलर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। इसके अलावा भी वेस्ट बंगाल में रेयर डिजीजेस के लिए कोऑर्डिनेटर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स के साथ। तो ये बहुत ही मतलब प्रेशियस हम लोगों का ये जो चुनाव हुआ है स्पीकर्स का, इसका हम लोग भरपूर लाभ उठाएं, यही हमारा सबकी के साथ सोच है। और इसके अलावा एक और नई हमारे पास डॉक्टर रीना श्रीवास्तव आएंगी, और ये शायद अगले महीने वो अपना समय दे पाएंगी हम लोगों के वेबिनार के लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर एंड फिजियोथेरेपी, एम्स पटना में पोस्टेड हैं, और आज तो सम्मिलित होंगी हम लोगों के साथ, और अगले महीने में वो अपना टॉक देंगी। इसके अलावा कुमार, शैलेंद्र, संतोष, डॉक्टर गोविंद जी सहाय, और सभी साथियों को जो इस वेबिनार में उपस्थित हैं,
या बाद में भी वो सुनेंगे। सभी का स्वागत है बहुत बहुत रांची चैप्टर की ओर से। धन्यवाद। अब हम स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग अपना स्टार्ट करें। थैंक यू अनुपमा। over to Dr. Geeta Suri. Hello. May I invite Dr. Geeta Suri for her talk on role of physiotherapy in hemophilia? Hello. डॉक्टर गीता मैम सूरी का नहीं है। गीता मैम शायद नहीं दिख रहे, तो आप डॉक्टर दीपंजना जी से स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा मैम। हाँ ठीक है डॉक्टर हाँ दीपांजना, प्लीज जी। we request you to give your valuable suggestions and advice on genetic counseling, genetics in hemophilia. Thank you. Dr. Deepanjana, please. आवाज नहीं जा रही लग रहा है। एक दीपांजना का सेकंड सर, एक सेकंड सर, मेरी साइड कुछ इश्यू हो रहा है, एक सेकंड, सॉरी। डॉक्टर सूरी का पहले देख लीजिए अगर वो है तो, क्योंकि वो थी पहले, शुरू में देखा था मैंने। हाँ कुछ इशू आ रहा है, वो अनम्यूट नहीं हो रहा है सर उनका। हेलो हेलो। उपासना मैडम आप अनम्यूट दीपांजलि करिए मैम का ना, आवाज आ स्पीकर रहा है। को अनम्यूट दीपांजना करिए मैम सर। इज देयर। दीपांजना मैम इज देयर। वो यस यस। उन्होंने हेलो हेलो भी किया है तो, हाँ तो शुरू करते हैं ना उनका पहले। हाँ बोलिए 7:45 हो रहा है, तो हमको स्टार्ट करने बोलिए। डॉक्टर गीता सूरी बोल रही है उनका स्टार्ट करने के लिए, प्लीज उनको ये कर दीजिए। उपासना जी उनका अनम्यूट नहीं हुआ है क्या? जी उनका अनम्यूट है। गीता सूरी मैम का मैसेज आया है कि वो 5 मिनट में शुरू करेंगे। वो 5 मिनट में आ रही हैं। तो रामू जी हमारे HFI के कुछ प्लानिंग के बारे में बता दे 5 मिनट। हमारे यस यस VPD है। यस संतोष जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गीता मैम तो 5 मिनट में आएंगे, तो मैं मीन द टाइम हमारा HFI का जो डेवलपमेंट प्लान है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। नमस्कार। मैं रामू गढ़कर, हीमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो संतोष जी ने और रांची चैप्टर ने प्रोफेसर मिमी मैम ने जो ये वेबिनार का सीरीज रखा है हर महीने का, ये रियली डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ऐसा मेरे को लगता है। और इस इम्पोर्टेड वेबिनार में डॉक्टर इम्पोर्टेड ऑफ फिजियोथेरेपी का आपने रखा है, तो फिजियोथेरेपी के लिए मैं यही कहूंगा, रेगुलर फिजियोथेरेपी अगर आप करते हैं तो कीप यू मूविंग। अगर आप रेगुलर फिजियोथेरेपी करते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा हेल्थ मिलेगा, नॉर्मल हीमोफिलिक हो या नॉर्मल हो। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और ये टॉपिक बहुत आपने इम्पोर्टेंट समझ के रखा है। ये बहुत संतोष जी ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और सेकंड स्पीकर हमारे डॉक्टर दीपंजना जी दत्ता मैडम है। इनका भी एक हीमोफीलिया के ऊपर ही उनका टॉक है कोलकाता से, तो इनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दोनों डॉक्टर्स को। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हर महीने का ये वेबिनार का जो सीरीज है हम करते रहेंगे, और हम आपके साथ हमारे और भी अक्रॉस इंडिया के पार्टिसिपेंट के साथ में जुड़ते रहेंगे। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे वुमेन चेयरपर्सन इंदिरा जी मैडम, संतोष जी इसी मेंबर, डॉक्टर अनुपमा मैडम इसी मेंबर हमारे, और शैलेंद्र सर भी इसी मेंबर HFI के, और हमारे वुमेन्स कोऑर्डिनेटर मुक्ता भाभी, आप सभी को धन्यवाद। और ये इम्पोर्टेंट वेबिनार के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेगुलर ऐसी मीटिंग करते रहेगा, हीमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया आपके साथ में रहेगा। हर मीटिंग प्लानिंग करने में हमारा सहयोग आपको रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आप मुझे को इन्विटेशन देने के लिए और मेरे को बात करने के लिए दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आ गई है डॉक्टर गीता सूरी तो हम लोग शुरू करें, नहीं गीता तो फिर मैम आई है, नेक्स्ट। गीता मैडम आए हैं। हम्म। यस डॉक्टर गीता सूरी मैम।
यस, डॉक्टर गीता सूरी मैम है। उनका अनम्यूट हुआ है कि नहीं है? उपासना जी, हाँ जी, वो अनम्यूट ही है सर, बट वो उनका कुछ दिखे इशू हो रहा है क्या? गीता गीता सूरी मैम कर सको। उपासना मैडम, आप अनम्यूट कीजिए ना उनको, अनम्यूट करके उनको स्क्रीन शेयरिंग या उनको पोस्ट बना दीजिए ना, तो उनका कुछ पीपीटी रहेगा तो वो भी वो प्रेजेंट हाँ, वो करेंगे। पीपीटी शेयर करेंगे ना। हाँ, तो उनको पोस्ट बना दीजिएगा। यस सर, डन। हम्म। मे बी वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है शायद, क्योंकि मैंने तो सब है। कुछ कर दिया है। आज तो अच्छा, अनम्यूट एक भी कर दिया सेकंड। है और को होस्ट भी बना दिया है। अच्छा, फिर शायद उनका कुछ इशू आ गीता रहा है, मैडम, तो हम लोग एक मिनट संतोष जी, एक मिनट। अगेन रिक्वेस्ट करते हैं मैडम से, डॉक्टर दीपांजना जी दीपांजना से, मैडम कि हम स्टार्ट शुरू करेंगे कर तो दें, अच्छा रहेगा। हाँ। क्योंकि उनका कुछ इशू आ रहा है नेटवर्क का मैम। हेलो। डॉक्टर दीपांजना मैम है? जी सर, जी जी जी, मैं शुरू करूं? हाँ मैम, आप कर दीजिए, क्योंकि उनका कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, तब तक वो ठीक करते हैं। ठीक है। मैं हिंदी में बोलूं तो सबको सुविधा होगा या बिल्कुल बिल्कुल। फिर? अच्छा, ठीक। तो हम आज जो बात करने वाले हैं, मेरा जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो जेनेटिक्स में रहेगा। और आप लोगों के साथ बात करते हुए, मेरी कैलकाटा चैप्टर वालों के साथ, सभी के साथ जब हम लोग बात करते हैं, बहुत ही एक अहम बात होती है कि कैरियर स्क्रीनिंग जिसको आप लोग सीडी बोलते हैं, और प्रीनेटल स्क्रीनिंग जिसको आप लोग पीएनडी बोलते हैं। तो जब हम लोग कैरियर स्क्रीनिंग या पीएनडी के बारे में सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो उपासना जी, रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए यूट्यूब लाइव। आज थोड़ा सा उस बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। एक सेकंड। उपासना जी, आप शुरू कर दीजिए रिकॉर्डिंग। हेलो। मैं शुरू कर रही हूँ। तो बेसिकली हम लोग जब देखते हैं तो ऐसा है कि हम लोग सबको मालूम है कि हेमोफिलिया, आम तौर में हम लोग सुनते हैं हेमोफिलिया ए जब हम फैक्टर 8 के बारे में बात करते हैं, हेमोफिलिया बी जब फैक्टर 9 के बारे में बात करते हैं, और जो वॉन विल ब्रैंड डिजीज है या VWF है, उस फैक्टर का अगर डेफिशिएंसी है तो उसको हम लोग हेमोफिलिया सी बोलते हैं। ज्यादातर लोगों को हेमोफिलिया ए है जो फैक्टर ए की डेफिशिएंसी के वजह से होता है। अब इसका सीवियरिटी जो है, हम इसको क्लासिफाई करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी से। तो एंजाइम एक्टिविटी अगर 1% के बिलो है तो हम लोग उसको सीवियर फॉर्म में रखते हैं। 1 to 5% अगर है तो मॉडरेट फॉर्म में रखते हैं। तो माइल्ड है तो 5% के ऊपर अगर होता है एक्टिविटी, और 40% के नीचे तो उसको हम लोग माइल्ड बोलते हैं। अब ये सोचना है कि ये हम सब में ये सारी चीज जो है, जैसे हम लोग मिठाई की दुकान पे जाते हैं और मिठाई जैसे एक छाछ से बनता है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन बहुत मिठाई बड़ा बन गया या छोटा बन गया। एक ही नाप का मिठाई रोज बनता है। तो वो कैसे बनता है कि छाछ से बनते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ये भी कुछ छाछ से बनते हैं। तो ये जो छाछ है इसको हम लोग F8 F9 के तौर पे इसका नामकरण देते हैं। और ये F8 और F9 दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि लड़कियों में एक्स क्रोमोसोम 2 है और लड़कों में एक्स क्रोमोसोम 1 है। तो इसीलिए लड़कों में क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है और उसमें ही अगर कोई परिवर्तन आ गया, कोई आनुवांशिक परिवर्तन आ गया, तो डिजीज होने का चांसेस ज्यादा होता है। और लड़कियों में क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो एक अगर
कुछ आनुवांशिक परिवर्तन आया भी तो और एक है जो अच्छा है जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये हेमोफिलिया ए और बी के लिए लाइक दिस इज रेलेवेंट। लेकिन अगर हम लोग हेमोफिलिया सी बोले तो वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, इसीलिए वो किसी को भी हो सकता है, लड़का लड़की किसी को भी हो सकता है। तो देखने की बात यह है कि जब हम लोग छाछ को देखने में क्या है, F8 या F9, ये जो दो जीन है इसमें F8 जीन जो है वो बहुत ही बड़ा जीन है, वाइल F9 जीन जो है वो छोटा जीन है। क्योंकि F8 जीन बहुत बड़ा जीन है तो इसमें परिवर्तन भी बहुत सारे हो सकते हैं। F9 जीन में उसके अनुसार परिवर्तन कम होते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, तो ये हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके बोलेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म यूज करें तो आप लोगों के लिए कठिनाई होगी। तो पकड़ के चलिए कि एक सेंटेंस है, राम कैन रन। तो राम कैन रन इसका एक मीनिंग है, तो पकड़ के चलिए कि यही एक नॉर्मल प्रोटीन है F8 F9 जो भी है। लेकिन अगर हम लोग एक वर्ड को चेंज कर दे, राम कैन रन से आर को हम लोग टी में परिवर्तन कर दे तो हो जाता है टैम कैन रन। अब मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग मिससेंस म्यूटेशन बोलते हैं, यानी कि एक परिवर्तन हुआ लेकिन उस परिवर्तन की वजह से प्रोटीन का काम भी थोड़ा सा बदल गया। तो ये पॉइंट म्यूटेशन है, क्योंकि एक परिवर्तन है, आर से टी हो गया तो एक परिवर्तन है। तो इसको हम, लेकिन परिवर्तन की वजह से मेरा जो मीनिंग था सेंटेंस का वो नहीं रहा। तो ऐसे ही म्यूटेशंस को हम लोग पॉइंट म्यूटेशंस बोलते हैं, और इसको हम लोग मिस सेंस म्यूटेशन बोलते हैं कि कोई सेंस नहीं है, कोई माने नहीं है इसका। दूसरा चीज हो सकता है कि एक डिलीशन हो सकता है कि राम कैन रन, तो मेरा कैन अगर मैं उठा दूं तो राम रन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि छोटा हो गया चीज, जितना बड़ा होना चाहिए प्रोटीन, जितना पूरा फंक्शन होना चाहिए वो नहीं है, इसको हम लोग डिलीशन बोलते हैं। दूसरा हो सकता है राम कैन रन के जगह हम लोग और एक कुछ घुसा सकते हैं, जैसे राम कैन गो रन, तो इसका मतलब फिर से मीनिंग चेंज हो गया और गो का अंदर आ गया, तो इसको हम लोग इंसर्शन बोलते हैं। तो तरह तरीके के परिवर्तन हो सकता है जिसके वजह से मेरा अल्टीमेट प्रोटीन का जो फंक्शन है वो अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है जब हम लोग बोल रहे हैं कि सिवियरिटी इस म्यूटेशन की प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ये एक चीज है जिसके वजह से सिर्फ सिवियरिटी नहीं, आप लोग जो फैक्टर्स ले रहे हो उसमें आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, ये म्यूटेशन से वो भी हम लोगों को कुछ अंदाजा हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें, जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम केस फैक्टर 8 में हमारा एक इन्वर्शन है। इसको इन्वर्शन का मतलब क्या है, राम कैन रन अगर ना बोल के मैं पूरा घुमा के लिखूं, यानी कि कैन को अगर मैं NAC लिख दूं तो यानी कि ये पूरा घूम के बैठा और पूरा मेरा मीनिंग चेंज हो गया। मैक्सिमम फैक्टर 8 में जिनमें सीवियर होते हैं उसमें ये इंट्रॉन 22 का इन्वर्शन मिलता है। लेकिन बाकियों में आपका जैसे जैसे हम लोग जो बाकी परिवर्तन के बाद बोला कि डिलीशन, इंसर्शन, पॉइंट म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशंस, वो सब भी मिलते हैं। फैक्टर 9 में इतना माथापेची नहीं है, नॉर्मली ये एक एक बदलाव मिलता है जिसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, और इसी वजह से वो थोड़ा सा इट इज इजियर टू कॉम्प्रिहेंड। लेकिन ये जानना जरूरी क्यों है, ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग टेस्ट करेंगे ये एक टेस्ट से सब कुछ नहीं आता है। अगर मुझे इन्वर्शन देखना है फैक्टर 8 में सीवियर म्यूटेशन में तो मुझे स्पेसिफिक एक टेस्ट करना पड़ता है, जो नॉर्मल जो टेस्ट जो बाकी चीजों को पकड़ में लेगा उसमें नहीं आएगा ये इन्वर्शन। तो इसीलिए हम लोगों को पहला जो चीज जानना है कि आपका सीवियर है या सीवियर नहीं है। अगर आप फैक्टर 8 के डेफिशिएंसी में हो, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी में हम लोगों को इतना जानकारी की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट है, क्योंकि मैक्सिमम एक वो बदलाव है, एक छोटा सा बदलाव है जो पकड़ में आ जाता है। तो इसीलिए सीवियर हेमोफिलिया में हम लोग पैसे बचाने के चक्कर में पहले इंट्रॉन का वो इन्वर्शन करते हैं।
अगर वो पॉजिटिव आ गया तो बाकी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव नहीं आया तो हम लोगों को बाकी सारे जो जीन है उसको टेस्ट करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि कहाँ पे आनुवांशिक परिवर्तन है। लेकिन अगर माइल्ड है तो हम लोग ये इंट्रॉन का नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली वो स्मॉल चेंजेस को देखते हैं। सिमिलरली ये सेम चीज है अगर हम हेमोफिलिया फैक्टर बी यानी फैक्टर 9 यानी कि हेमोफिलिया बी के बारे में बात करें। तो इसीलिए आपको एक डॉक्टर के पास पहले जाना पड़ेगा, जो आपको देखेगा, आपके फैमिली हिस्ट्री को देखेगा, देख के ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा टेस्ट की जरूरत है। और इसी वजह से हम लोग डायरेक्टली कोई कैरियर को टेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिला, पकड़ में चलिए कि मैंने एक टेस्ट किया और कुछ नहीं मिला, तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि हम लोग मिस कर रहे हैं या एक्चुअली कुछ है जो एक्चुअली कुछ नहीं है। तो मिस कर रहे हैं या एक्चुअली कुछ नहीं है, हम लोग एक इंसान जिसका जो एसिम्प्टोमेटिक है उसको टेस्ट कर में समझने में प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हम लोग नॉर्मली जिसको टेस्ट करते हैं वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, उसको टेस्ट करके पहले एस्टैब्लिश करते हैं कि उसको क्या म्यूटेशन है, किस तरीके का म्यूटेशन है, तो ही हम लोग फैमिली मेंबर्स को टेस्ट करते हैं जो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और एक चीज है जो हम लोग बात कर रहे थे, सिर्फ म्यूटेशन के ऊपर पे सिवियरिटी डिपेंड नहीं करता है। म्यूटेशंस का बहुत सारा मॉडिफायर्स है। अब वर्ल्ड कप चल रहा है, हम सब क्रिकेट देख रहे हैं, हम सब जुटे हैं क्रिकेट देखने में। आप ये बात बताइए कि एक विराट कोहली, एक पिछले जो मैं सचिन का फैन हूं, तो एक सचिन या एक धोनी क्या पूरा मैच जिता सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। बाकी लोगों को भी खेलना पड़ेगा, बाकी टीम मेंबर्स को भी खेलना पड़ेगा। तो जीन्स भी वैसे है, ठीक है, एक परिवर्तन है, लेकिन उसके वजह से पूरा चीज खराब नहीं हो सकता है। बाकी भी चीजें हैं, बाकी भी जीन्स है जो इन्फ्लुएंस करेगा इस जीन्स के बाकी भी इफेक्ट करेगा इस जीन को मॉडिफाई करेगा। जब हम लोग मॉडिफाई बोलते हैं तो पकड़ में चलिए कि अगर धोनी के साथ सचिन खेल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है तो पार्टनरशिप अच्छा बन रहा है, तो ये पॉजिटिव मॉडिफायर है ना। लेकिन अगर सचिन के साथ एक ऐसा खेल रहा है, टेल एंडर खेल रहा है जो अच्छा नहीं खेल रहा है, तो क्या होगा? वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इवन इफ सचिन इज अ गुड प्लेयर, फिर भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो हमारा जीन्स भी वैसे है, देयर आर फ्यू पॉजिटिव मॉडिफायर्स, वो रहने से इवन हमको डेफिशिएंसी फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी रहने से भी हम लोग माइल्ड हो सकते हैं। या फिर ऐसे हो सकता है कि मेरा एक्चुअली म्यूटेशन शायद उतना खराब नहीं है, लेकिन ये सारे मॉडिफायर्स के वजह से मेरा सिवियरिटी ज्यादा है। तो इसीलिए ये फिगर आउट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अब जब फैक्टर्स आप रिसीव कर रहे हो, ये फैक्टर्स रिसीव करने के लिए दिस इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। विदेश में हम लोग सिर्फ म्यूटेशन का टेस्टिंग नहीं करते, विदेश में ये मॉडिफायर्स का भी टेस्टिंग होता है, ताकि हम लोग अच्छा मैनेजमेंट आपको दे सके। मॉडिफायर्स के लिए हम लोग एंटी थ्रोम्बोलिन, प्रोटीन एस, प्रोटीन सी, फैक्टर 5, MTHFR, ये सारी चीज का टेस्टिंग होता है, ताकि हम आपकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो कैसा है इसको प्रेडिक्ट कर सके, और आपका फैक्टर्स देने के बाद या फिर दूसरे जो थेरेपीज है उसमें आप कैसे रेस्पॉन्ड करोगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी, ये इसका ट्रीटमेंट का इम्प्लीकेशंस, जैसे मैं बता रही थी कि ट्रीटमेंट का इम्प्लीकेशंस इसीलिए है क्योंकि हम सबको मालूम है कि ये फैक्टर्स लेते लेते हम लोगों को इनहिबिटर का डेवलपमेंट हो सकता है। देयर कैन बी इनहिबिटर्स। नॉर्मली इनहिबिटर्स हम लोग अभी बोले, अगर प्रोटीन का बड़ा बड़ा डिलीशन हो गया या प्रोटीन का कोई माने ही नहीं हो रहा है, प्रोटीन है ही नहीं, डेफिशिएंट है, उसमें हम लोगों को इनहिबिटर्स ज्यादा मिलेगा। और जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रोटीन का सेंस बन रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन बन रहा है, उसमें हम लोगों को इनहिबिटर कम होगा। तो इसीलिए म्यूटेशन प्रोफाइल से इनहिबिटर होगा कि नहीं होगा उसका प्रेडिक्शंस भी किया जा सकता है। इसीलिए जब आप लोग फैक्टर्स रिसीव करते हो तो आपका जो क्लॉटिंग टाइम होगा या फिर आपका हीलिंग टाइम होगा वो कितना होगा, कैसे होगा,
ये म्यूटेशंस के तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये उसी का ही एक समरी है कि कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स है, कुछ इनहिबिटर्स है, कुछ मॉडिफायर्स है, जिसके वजह से ये प्रोफाइल या मैनिफेस्टेशन या सीवियरिटी वैरी हो सकता है। और दूसरा चीज हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काम करता है। तो ये सबको लेके हमारा डिजीज का मैनिफेस्टेशन होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो हम लोगों को, आप लोग पूछते हो बारी बारी में, आप लोग पूछते हो, या आपका जो जहन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो है कि बच्चे को होगा कि नहीं, मेरी बहन है, मेरी बहन के बच्चे को रिस्क है कि नहीं। तो यही चीज आज हम अभी सुनेंगे। तो बेसिकली क्योंकि ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, तो ये ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है, क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन में आधा मम्मी से हमको मिलता है, आधा पापा से मिलता है। तो जब आधा मम्मी से मिलता है और आधा पापा से मिलता है, तो हमको समझ में ये आना है कि कैसा ये होता है। तो हमने आपको बताया कि हम सब में इंसान कुछ छाछ से बनते हैं, जैसे मिठाई का छाछ होता है, इंसान भी वैसे छाछ से बनते हैं। तो बेसिकली वहां पे 22,000 छाछ है, 22,000 छाछ से पूरा इंसान बनते हैं। ये 22,000 छाछ रहता है कुछ गाड़ी जैसे चीज के ऊपर, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये क्रोमोसोम्स का संख्या 46 है और ये जोड़े में है, तो ये 23 जोड़ा है। 23 जोड़े में से एक जोड़ा लिंग निर्धारण करता है, XX होने से लड़की है, XY होने से लड़का है, और 1 से 22 जोड़ा जो है वो लड़का लड़की दोनों में रहता है। अब मम्मी में भी 46 है, पापा में भी 46 है। अंडा और शुक्राणु में आधा आधा रहता है, 23-23 रहता है। एग और स्पर्म से ही बच्चा बनता है। तो मम्मी का 23, पापा का 23 लेके बच्चे में 46 होता है। अगर ये लड़की हुई तो मम्मी से भी X मिलता है, पापा से भी X मिलता है, और लड़की में 2X होता है। अगर ये लड़का हुआ तो मम्मी से X मिलता है, पापा से Y मिलता है। अब ये सोचिए, ये हम लोग हेमोफिलिया के रिस्पेक्ट में सोचते हैं। तो हेमोफिलिया में हमने पहले ही बोला कि ये छाछ जो है ये X क्रोमोसोम के ऊपर है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर अगर मेल है और मेल में ये X क्रोमोसोम ठीक है, तो मेल से अगर X क्रोमोसोम मिलेगा तो जो लड़कियां होगी वो नॉर्मल आएगी, है ना, क्योंकि पापा से हमेशा ही एक X क्रोमोसोम उनको मिल जाएगा। और मम्मी से अगर वो गलत वाला X क्रोमोसोम मिले भी, अगर ये आपकी बहन है और उससे आपकी बहन की जो हस्बैंड है वो नॉर्मल है और ऐसे शादी हुआ, तो नॉर्मली उनकी जो बेटियां बनेगी वो 50% कैरियर्स होंगे, यानी कि 50% मम्मी जैसा होगा, 50% बेटियां नॉर्मल होगी। लेकिन इसमें अगर एक लड़का हुआ तो लड़का भी 50%, क्योंकि आपकी बहन के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम है, उसमें एक अच्छा है एक बुरा है। तो अगर अच्छा वाला एक्स आ गया और पापा से वाई आ गया, तो यहाँ पे लड़का भी सही बनेगा, लड़के में भी कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगा। और अगर ये परिवर्तित एक्स आ गया तो इसमें लड़के में वो डेफिशिएंसी आ जाएगा। तो इसको हम लोग एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स बोलते हैं, यानी कि वी आर पासिंग दिस फ्रॉम द ग्रैंडफादर टू द सन, बट द वुमन बाय इटसेल्फ, लड़कियां में ये नहीं आएगा, या लड़कियों में ज्यादातर ये दिखा नहीं जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो जैसे मैंने बोला 50% चांस है कि लड़कियों में कैरियर होगा जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिसमें कोई सिम्टम नहीं है, या नॉर्मल होगा। 50% चांस है कि लड़का नॉर्मल होगा या फिर लड़का अफेक्टेड होगा। अगर यहाँ पे कोई लड़की, आपकी जो बहन है या आपकी जो पत्नी है, वो अगर अफेक्टेड है, सॉरी, आपकी अगर बहन है या फिर आपकी लाइक आप किसी हेमोफिलिया अफेक्टेड इंसान की बेटी हो, तो आपको ये रिस्क रहेगा आपकी नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन यहाँ पे एक कॉशन भी है कि देखिए, हेमोफिलिया अफेक्टेड हम लोग बोल रहे हैं कि हमेशा लड़कियों में सिम्टम्स नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा हो सकता है सिचुएशंस जहाँ पे हेमोफिलिया इवन F8 F9 लड़कियों में भी आए।
यहाँ पर क्या होता है कि हम सब में 2 एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम साइलेंस रहता है। तो वो अगर अच्छा वाला एक्स क्रोमोसोम साइलेंस रह गया तो इवन लड़कियों में भी हेमोफिलिया हो सकता है। तो दो हम लोग ये स्टेटमेंट करते हैं कि जनरली लड़कियों में नहीं होता है, लेकिन लड़कियों में भी किसी किसी वेरी रेयरली ये सिम्टम्स दिख सकता है। तो हम लोगों को आंखें बंद करके नहीं रहना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी फैक्टर्स की डेफिशिएंसी सच में है कि नहीं है। तो 3 सिचुएशंस, पहला सिचुएशन ऑलरेडी वी डिस्कस्ड कि अगर लड़की कैरियर है तो उसमें क्या क्या होगा, ये ऑलरेडी हमने देखा है। लेकिन अगर एक लड़का, आप सब यहाँ पे हो, आप लोगों को फैक्टर्स मिल रहा है, आप लोगों की शादी होने वाला है, जो जिनका शादी नहीं हुआ, तो उनका भी एक रिस्क रहता है कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप एक लड़का हो जिसको हेमोफिलिया है और यू आर मैरिड टू somebody जो कैरियर नहीं है, if your wife is not a carrier, then ये all the childrens are all right, आपके बच्चों में ये कुछ नहीं आएगा, कोई भी सिम्टम्स नहीं आएगा। लड़के बिल्कुल नॉर्मल होंगे क्योंकि आपसे उनको एक्स क्रोमोसोम मिल नहीं रहा है, आपसे सिर्फ वाई मिल रहा है, और आपकी पत्नी से एक्स मिल रहा है, और आपकी पत्नी अगर कैरियर नहीं है तो उनको दोनों ही एक्स सही है। तो इसमें लड़कों में इफेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। और क्योंकि आपसे एक्स मिलेगा ही अगर लड़की हुई तो वी नो कि आपकी बेटी हमेशा कैरियर होगा। तो अगर कोई हेमोफिलिया अफेक्टेड इंसान है जिनका बेटी है, उनको हम लोग टेस्ट ना भी करें तो हम लोगों को पता है कि वो अफेक्टेड है। तो अगर आपका जेनेटिक रिपोर्ट है तो आपकी बेटी को टेस्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उनके बच्चे के टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक हेमोफिलिया अफेक्टेड इंसान हो और आप शादी करते हो किसी कैरियर फीमेल से, तब जाके आपका एक लड़का हो सकता है जो अफेक्टेड हो सकता है, एक लड़की हो सकती है जो अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि आपसे भी एक्स मिलेगा और आपकी पत्नी से भी अगर वो परिवर्तित एक्स मिल गया क्योंकि वो कैरियर है तो लड़की अफेक्टेड हो जाएगी। और जैसे कि हमने बोला 25% चांस है कि वो कैरियर फीमेल हो सकती है और 25% चांस है कि वो एक नॉर्मल मेल हो सकती है। तो ये 3 सिचुएशंस में ही हमारा पूरा काउंसलिंग डिपेंड करेगा। और ये 2 केसेस में, ये वाला केस नहीं, सेकंड वाला केस नहीं, लेकिन ये जो 2 केसेस मैं इधर ड्रॉ किए हूँ, इसमें अगर हम लोगों को फीटल टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। एक हेमोफिलिया मैन इफ ही इज हैविंग अ चाइल्ड एंड उनका अगर पत्नी नॉर्मल है तो हम लोगों को कोई भी प्रीनेटल टेस्टिंग, पेट के बच्चे को टेस्टिंग करना नहीं है। लेकिन अगर कोई भी फीमेल कैरियर है तो हम लोगों को पेट के बच्चे को टेस्टिंग करना पड़ेगा, पेट के बच्चे में टेस्टिंग करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग फैमिली के अंदर शादी करते हैं, फैमिली के अंदर जब शादी करते हैं तो सिर्फ हेमोफिलिया नहीं, बहुत सारे और भी जेनेटिक बीमारी होने का चांसेस है। इसमें हम लोग सिर्फ हेमोफिलिया का स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, हम लोग बाकी जीन्स का भी स्क्रीनिंग करते हैं ताकि हम लोग डायरेक्टली पेट के बच्चे को देख सके कि हेमोफिलिया के अलावा भी और कोई डिजीज है कि नहीं है। लेकिन क्या हेमोफिलिया हमेशा मम्मी पापा से ही मिलता है? क्या हमेशा ये इनहेरिटेड है? ऐसा भी नहीं है। 30% केसेस में हेमोफिलिया एक ऐसे ही हो सकता है। हम शुरू कर सकते हैं हेमोफिलिया का म्यूटेशन। जैसे कि आप और आपकी बहन बिल्कुल एक जैसे नहीं हो, आपकी जो पेरेंट्स है आप बिल्कुल उन जैसे नहीं हो, आप में कुछ परिवर्तन है, तो द डीएनए इज डायनेमिक, द डीएनए इज चेंजिंग। इफ द डीएनए इज चेंजिंग, इसका मतलब ये है कि देयर कैन बी चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जीन्स में हो सकता है जो डिजीज कॉज कर सकता है। और अगर ये F8 या F9 में हो गया तो आप ही हेमोफिलिया का शुरुआत कर सकते हो, इवन आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं रहेगा तो। लेकिन अगर मेरा एक बच्चा है जो ऐसे डी नोवो यानी कि उसे ही पहले हुआ है, तो अगर मेरा दूसरा बच्चा आएगा तो उसमें हेमोफिलिया आने का चांसेस बहुत ही कम है, लेस देन 1%। तो वहां पे इवन मेरा बच्चे का हेमोफिलिया रहेगा भी तो मेरा दूसरे बच्चे ऐसे होने का चांसेस बहुत ही कम है,
और रेकरेंस रिस्क बहुत ही लो है। तो इसीलिए जानना फैमिली हिस्ट्री हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये जानना जरूरी है कि ये जो बच्चा है इसका हेमोफिलिया जो है वो हेरिडेटरी यानी कि फैमिली की तरफ से मिला है या इसकी खुद का है, ताकि इसकी जो बाकी भाई बहन है उसमें रिस्क क्या है, उसमें स्टेटस क्या है, वहां से पता चल जाए। या फिर अगर मैं माँ हूं और मैं दूसरा बच्चा लेना चाहती हूँ तो मेरा रिस्क नहीं है, ये भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं, मैं सुन रही थी कि आपका यहाँ पे महिलाओं का जो ग्रुप है, जो महिलाएं हैं, हम जो भी बोले कि ये कैरियर है, लेकिन कैरियर्स को भी ना कुछ कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, हो सकता है। तो ये जो कैरियर्स के सिम्टम्स होते हैं ये नॉर्मली मेंस्ट्रुअल फ्लो के इश्यूज को लेके होता है। एक तो ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड होते हैं नॉर्मल फीमेल्स के साथ साथ, मिड साइकिल क्रैम्पिंग, मिड साइकिल पेन ज्यादा हो सकते हैं। इवन ऐसा हो सकते हैं कि आपका मेनोपॉज जो आए उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो डेफिनेटली आप आपकी कैरियर स्टेटस को लेके अपना गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, स्पेशली अगर आप बच्चा डिलीवर कर रहे हो। इट बिकम्स एक्सट्रीमली important because the gynecologist might need some supportive medication, कुछ प्रिकॉशंस उनको लेना पड़ेगा। कभी कभी हम लोगों में ऐसे भी आ जाता है कि हमारे वजह से हमारे बच्चे ऐसे हैं, हम लड़कियां हैं हमारे वजह से हमारे बच्चे ऐसे हैं, या फिर ऐसा भी कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ। तो ये सब एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है। ये आपके हाथ में है नहीं, ये ऐसा चीज है जो रैंडम है, स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पर अगर कुछ परिवर्तन आ भी गया तो ये आपका, ये ऐसा नहीं है कि आपने जानबूझ के कुछ किया है। तो इसीलिए यहाँ पे साइकोलॉजिकली इसको एड्रेस करना, जब आप दूसरे बच्चा ले रहे हो या फिर आपका ऑलरेडी बच्चा है, psychological counseling becomes extremely important. It's also important for a person who is suffering from hemophilia. आपके खुद के हेमोफिलिया है, आप लोगों में एंजाइटी ज्यादा होते हैं बिकॉज यू फील कि अगर हर्ट हो गया, ऐसे ही आप जिंदगी यू आर गोइंग थ्रू लाइफ, आप जिंदगी में जा रहे हो, आपको ये शंका है कि आपके नेक्स्ट जनरेशन, उसका नेक्स्ट जनरेशन कैसे अफेक्टेड होगा। तो बहुत सारे एंजाइटीज होते हैं। ये एंजाइटीज नॉर्मली हम लोग इंडियन सोसाइटी में बात नहीं करते खुल के, लेकिन ये खुल के बात करना चाहिए क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ है जिसके वजह से वो कुछ ना कुछ सफर कर रहा है। ये आपके हाथ में है नहीं। अगर आप खुल के बात नहीं करोगे, आपके इतने अच्छे सपोर्ट ग्रुप है, इसमें खुल के अगर आप लोग बात नहीं करोगे, इश्यूज रेज नहीं करोगे, बच्चा स्कूल में जा रहा है, स्कूल के साथ बात नहीं करोगे, तो शायद ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सोसाइटी से नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे एक महिला है जिसको हम लोगों ने टेस्ट किया, और जब टेस्ट किया तो उसको F9 का जीन का परिवर्तन आया है। अब जब जीन का परिवर्तन आया है तो हम लोगों को पेट के बच्चे में टेस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए कि पेट का बच्चा का ना हम लोग ब्लड नहीं ले सकते क्योंकि वो पेट में है। ब्लड लेना इट्स डिफिकल्ट, सेफ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, अगर आप बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में आते हो, 3 महीने के आसपास आते हो, अराउंड 13 वीक्स, तो हम लोग प्लेसेंटा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो प्लेसेंटा है, उसमें से एक छोटा सा बायोप्सी निकालते हैं। और उसमें जो आप में आया है, अगर आप कैरियर हो, जो आप में जो परिवर्तन आया है, वही आनुवांशिक परिवर्तन, सिर्फ वही परिवर्तन हम लोग फीटल इस टिश्यू में देख लेते हैं। फीटल टिश्यू के साथ हम लोग डीएनए आइसोलेट करते हैं, उसी डीएनए में देख सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्स नहीं देख सकते, या फिर हम लोग फैक्टर का टेस्टिंग करके, फैक्टर के एक्टिविटी का टेस्टिंग करके हम ये नहीं बोल सकते कि ये कैरियर है कि कैरियर नहीं है। दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेड वे, एंड दैट विल नॉट इवन टेल अस कि आप कैरियर हो कि कैरियर नहीं हो। कैरियर टेस्टिंग के लिए जेनेटिक टेस्टिंग इज द ओनली एक्सेप्टेड वे, एंड उसके लिए आपको जेनेटिक टेस्टिंग के अलावा कोई भी टेस्टिंग सारी दुनिया में नहीं हो सकता। ठीक है, तो कैरियर टेस्टिंग के जेनेटिक परिवर्तन जो मिलेगा वही हम पेट के बच्चे में देखेंगे। अगर आप थोड़ा सा बाद में आते हो
यानी कि अगर आप 4 महीने 5 महीने में आते हो, तो हम लोग पेट के बच्चे जो पानी में रहता है, पेट का बच्चा जो गर्भदानी में रहता है, वो पानी के अंदर रहता है, वो पानी को थोड़ा सा बाहर निकाल के उस पानी में बच्चे के स्किन सेल्स होते हैं, उस स्किन सेल्स को हम लोग डीएनए निकाल के टेस्ट करते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली फीटस को फिर से टेस्ट नहीं कर सकते, पहले आइदर जो अफेक्टेड इंसान है या जो कैरियर है उसको टेस्ट करके ही पेट के बच्चे को हम लोग टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग ने किया, ये बच्चे में भी वो डेफिशिएंसी निकला है। अब देखिए, ये आपके ऊपर है कि आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे। आजकल फैक्टर्स मिलता है, आजकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन हम लोग बहुत सारे ट्रॉमा से जाते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली द कॉल ऑफ द पेरेंट्स, इट्स एब्सोल्युटली द कॉल ऑफ द फैमिली। हम लोग कुछ नहीं बोलते, हम लोग सिर्फ आपको स्टेटस बता सकते हैं। बाकी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो प्रेगनेंसी, आप कर सकते हो। आपको फिर हेमेटोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। आप जब बर्थ दोगे तो वो आपको गाइड करेगा। अगर आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो थ्रू द ट्रॉमा, तो आप कंटिन्यू मत करो, यू विल ट्राई अगेन। बट व्हेन यू ट्राई अगेन, योर चांसेस आर सेम। ऐसा नहीं है कि इस बार आया है तो नेक्स्ट बार नहीं आएगा। इस बार भी जितना रिस्क था, नेक्स्ट टाइम भी वैसे ही रिस्क आएगा। तो ये वैसे ही एक रिपोर्ट है। तो ऑप्शन क्या है? व्हाट इज द ऑप्शंस? व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? द अदर ऑप्शंस आर, जिसको हम लोग डोनर एग बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर लड़के में आपको हेमोफिलिया है, आप एक लड़का हो जो आपको हेमोफिलिया है, तो आपके बच्चे नॉर्मली नॉर्मल रहेगा। लड़कियां कैरियर्स होंगे, लड़का बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आप एक बेटी हो या फिर एक कैरियर हो या बहन हो किसी हेमोफिलिया अफेक्टेड इंसान के, तो आपके पास ये ऑप्शन है oocyte डोनेशन का। oocyte बैंक्स होते हैं जिसमें हम लोग अंडा खरीदा जा सकता है। खरीद के हम लोग लैब में एम्ब्रायोज बनाते हैं, उसी एम्ब्रायोज को हम आपके गर्भदानी में स्थापित करते हैं और उससे आपका बिल्कुल नॉर्मल बच्चा हो सकता है। तो ये ऑप्शंस है। वैसे आप नेचुरल प्रेगनेंसी लेकर भी, इसके पहले हमने जो आपको टेस्ट बोला CVS या एमनियोसेंटेसिस, वैसे करके भी आप पेट के अंदर के बच्चे का स्टेटस जान सकते हो। तो और एक चीज जो है, ये भी आजकल है कि नहीं, हम लोग खरीद के नहीं कर रहे, हम खुद के अंडा और खुद के शुक्राणु से काम कर रहे हैं। हम लोग एम्ब्रायोज बना लेते हैं, लेकिन लैब में क्योंकि हमको पता है कि कौन सा परिवर्तन है, हम उसी परिवर्तन को टेस्ट करते हैं एम्ब्रायोज में। तो जो अच्छा एम्ब्रायो है, वो पहले जेनेटिकली जो अच्छे एम्ब्रायोज है जिसमें हेमोफिलिया का वो नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं होगा फैक्टर्स का, वही हम जाके गर्भदानी पे वापस रख सकते हैं। यहाँ पे लड़का या लड़की का सेग्रीगेशन नहीं होगा। आपको सिर्फ बोला जाएगा कि ये अफेक्टेड है तो ये एम्ब्रायोज हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, बाकी अफेक्टेड नहीं है तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट अलाउड, that is the reason why we don't tell the sex of the fetus. But अभी PCPNDT की एक एक्ट आया हुआ है जहां पे ये बोला गया है कि अगर हेमोफिलिया है तो हम लोग एक्चुअली फीटस का देख सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो टेस्ट नहीं करो, लड़का है तो टेस्ट करो। लेकिन ये सारे स्टेट्स एक्सेप्ट नहीं किया है। ऐसे स्टेट्स है जैसे बिहार और झारखंड के कुछ जगह है जहाँ पे अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। इट्स स्टिल a cumbersome process कि sex determination is still not done, but सारे इंडिया में there is a PCPNDT guideline। जैसे वेस्ट बंगाल also does not allow unless हम लोग एक पर्ची निकालते हैं और उसी पर्ची से अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल का साइन होता है तो ही यू कैन डू दैट। So there are conditions, there are problems, but there are rules also. So यहाँ पर जो हम लोग टेस्ट करते हैं, हम लोग टेस्ट करके निकालते हैं कि कौन सा एम्ब्रायोज अच्छा है, वही एम्ब्रायोज को जाके हम लोग पेट के गर्भदानी में स्थापन करते हैं और वहां से बच्चा अच्छा बन सकता है।
तो जैसे मैंने बोला कि हेमोफिलिया का टेस्टिंग अभी करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास थेरेपीज है, ट्रीटमेंट्स है। और यहाँ पर भी आपको, जब आपका बच्चा है जिसको हेमोफिलिया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए वैक्सीनेशंस की, क्योंकि अगर वैक्सीनेशंस लेते हो तो वहां पर भी आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो इसीलिए वी नीड टू अवॉइड द ब्लीडिंग। तो आइस रखना, या फिर पहले से आपका प्रोफाइलैक्टिक शॉट लेके वैक्सीन लेना, तो ये सारे प्रिकॉशंस लेके हम लोगों को काम करना चाहिए। दूसरा जो बहुत ही रोमांचक चीज है, मैं बोलूंगी कि हमारे पास जीन थेरेपी का नुस्खा अभी आ चुका है। दो अभी ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इट्स 28 crores, बट जीन थेरेपी इज राइट नाउ अवेलेबल फॉर फैक्टर 8 एंड बोथ फैक्टर 9। यहाँ पे जो किया गया है कि एक वायरस है जिसको हम लोग AAV बोलते हैं। ये नॉर्मली एक ऐसा वायरस है जो हम लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये वायरस का जो DNA है, इसको हम लोग परिवर्तन किए हुए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके फैक्टर 8 का जीन डाला हुआ है। तो इसमें से जब ये वायरस हमारे अंदर आ जाएगा तो ये फैक्टर 8 का वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, और ये इंसान को और फैक्टर 8 या फैक्टर 9 के सप्लीमेंट्स नहीं लगेगा। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स है उसमें देखा गया है कि ये ह्यूजली बेनिफिशियल है। ब्लीडिंग रेट में बहुत सारे लाइक ब्लीडिंग रेट्स हैव बिकम लेसर, नीचे आ गया है ब्लीडिंग रेट्स। और ये भी आया है कि इन्फ्यूजन या प्रोफाइलैक्टिक फैक्टर 8 की जरूरत भी घट चुका है। लेकिन अभी इसका कॉस्ट इज 28 crores, विच इज अनअफोर्डेबल। ये फाइजर अभी ला रहा है, शायद कोई ट्रायल आ सकता है। अगर ट्रायल आ गया तो ये बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है, सिर्फ बातचीत चल रहा है। लेकिन हम लोग जो भी करें, हम लोगों को ये याद रखना है कि कुछ बेसिक चीजें हम लोगों को करना जरूरी है। एक तो एक्सरसाइज हम लोगों को रेगुलरली करना है, फिजियोथेरेपी करना है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स से थोड़ा सा दूर रहना है, थोड़ा सा हम वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। हम लोगों को पेन मेडिकेशन अवॉइड करना है, कोई भी ब्लड थिनिंग मेडिकेशन अवॉइड करना है। डेंटल ब्लीडिंग्स होते हैं, तो इसीलिए जब आप ब्रश कर रहे हो रेगुलर देखते रहो अपना ओरल हाइजीन को। ऑल्सो हैव रेगुलर डेंटल विजिट्स बिकॉज वी विल नॉट अंडरस्टैंड। एंड obviously we have to counsel even our children for bleeders कि वो छुपाए नहीं। अगर कोई जगह सुलझ गया है, कोई जगह में स्वेलिंग आ गया है, तो उसको इमीडिएटली अटेंशन की जरूरत है। अटेंशन दोनों तरीके, तीनों तरीके से हो सकता है। ट्रॉमा सेंटर्स के जहन में रहना चाहिए, आपके घर के सबसे करीब कौन सा ट्रॉमा सेंटर्स है। सो ये सब जानना जरूरी का नहीं है। जैसे मैं जेनेटिक्स बोल रही हूँ, यहाँ पे आप सबको मालूम है कि ये टीम वर्क है। आपको हेमेटोलॉजिस्ट की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, आपको गायनिकोलॉजिस्ट की जरूरत है, फीटल मेडिसिन की जरूरत है, बहुत सारी आपको इवन जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक हेल्थ के लोगों को भी जरूरत है। और सबसे जरूरी आपकी संस्था को है, आपकी खुद की, आप लोगों की जो लोग हैं वो अवेयरनेस स्प्रेड करेगा, तो और भी लोग जान पाएगा जिसको इतना कुछ पता नहीं है, उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सारे अवेयरनेस की जरूरत इसीलिए है ताकि हम लोग हिस्टोरिकल पेशेंट्स को घटा सके और प्री सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स को डिटेक्ट कर सके, ताकि एक्सीडेंट्स और क्राइसिस ना हो। तो इसके साथ ही मैं अपना टॉक खत्म करूंगी। अगर कोई क्वेश्चंस है तो यहाँ पर जो मैडम है जो जब हम लोगों को बोलेगा एड्रेस करने के लिए, हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू डॉक्टर दीपांजना दी, आपके द्वारा इतनी अच्छी हिंदी में इतना सरल भाषा में प्रयोग करके आपने हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनको आपने अपना वक्तव्य दिया। हमारे ईस्टर्न रीजन की आप अभी जान हो गई है, सब लोग बोलते हैं कि दीपांजना जी का हमको टॉक सुनना है, उनसे बात करना है। अभी हम लोगों के बीच में कुछ दिन पहले कुछ महिलाएं बात कर रही थी कि आईवीएफ से कैसे हम लोग ये करेंगे, इसके संदर्भ में तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच आई, और जो भी जिज्ञासाएं होंगी वो डॉक्टर अनुपमा बताएंगी। मैं डॉक्टर अनुपमा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैडम सूरी का थोड़ा ये पीपीटी ये नहीं हो रहा है, शेयर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको भेजा हूँ, थोड़ा आप देख के उनका शेयर कर देंगी तो उनका शायद हो जाएगा। ओके ओके ओके। हाँ ठीक। संतोष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आपकी हेलो, आवाज। अब आ हाँ रही है? आपकी आवाज आ ठीक रही है। है, आ रही है। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ स्क्रीन शेयर करने का। आई होप हो जाए अब। बिल्कुल बिल्कुल। मैसेज पहले ना समझ सकते। होस्ट ने डिसेबल कर रखा है स्क्रीन शेयर को, आप स्क्रीन शेयर को अलाउ कीजिए। नहीं मैम, वो तो डिसेबल नहीं है। एक मिनट। मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्लाइड शेयर पे, तो यहाँ पे डिसेबल शेयर लिखे आ रहा है, होस्ट डिसेबल अटेंडी स्क्रीन शेयर। प्लीज मेक द co-host। हाँ मैम, उनको co-host बनाया हुआ है, गीता मैम co-host है। आपने डॉक्टर गीता वाले पे को होस्ट किया हुआ है या गीता सूरी पे किया हुआ है? क्योंकि इशू आ रहा था बड़ा, तो मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया हुआ है। नहीं गीता मैम नहीं, अभी अभी हुआ है, पहले नहीं थी co-host, अभी अभी हुआ है। ओके, हाँ, अब स्क्रीन शेयर का ये अभी अभी स्क्रीन दिख रही है? आई थिंक आप ही शेयर कर दो प्लीज, यहाँ से कुछ इशू आ रहा है। हेलो हेलो। मैम आपकी एक स्क्रीन शेयर हुई है, पर तो ये डॉक्टर गीता शर्मा वीवो ये सब। नहीं, गीता शर्मा वाली मत कीजिए, आप गीता सूरी वाली कीजिए। गीता शर्मा वाली स्टॉप कर दीजिए। नहीं, गीता सूरी का ही स्क्रीन शो हो रहा है, हो रहा था लेकिन अभी। एक सेकंड। यस मैम। ओके, स्टार्ट करूं? This meeting is being recorded. Thank you. I'm Dr. Geeta Suri Sharma, physiotherapist from King George Medical University. आज मैं आप लोग के साथ एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस क्या है हीमोफिलिक पेशेंट्स के लिए
उस टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। ऑलरेडी मैम काफी कुछ हीमोफीलिया के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हैं, तो आई स्किप माय स्टार्टिंग 2 स्लाइड्स। प्लीज आप हीमोफीलिया और ये तो हो चुका है, अगेन नेक्स्ट 2 बढ़ा दीजिए। हाँ, ये भी आई थिंक मैम बता ही चुकी हैं कि हीमोफीलिया की सिवियरिटी 3 टाइप की है। देयर इज अ माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। माइल्ड हीमोफीलिया जैसे हम हीमोफीलिया ए है 5 to 50% फैक्टर लेवल होता है। मॉडरेट लेवल जिसमें 1 to 5% होता है। मॉडरेट पेशेंट में चांसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस जॉइंट ब्लीडिंग के लिए, और मोस्टली इनमें किसी तरह की इंजरी होती है, माइनर इंजरी, तब ब्लीड होती है। सिवियर हीमोफिलिक पेशेंट, इसमें जो फैक्टर लेवल होता है वो लेस देन 1% होता है, दैट मीन्स ना के बराबर। इन पेशेंट्स को मोस्टली स्पॉन्टेनियस ब्लीड होती है, कि जैसे सो रहे हैं तो ब्लीड हो गई, या थोड़ा सा भी वॉक कर लिया तो ब्लीडिंग हो गई। तो सिवियर पेशेंट में इस तरह की हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो जिनमें फैक्टर लेवल लेस देन 1 है, तो दीज आर नोन एज सिवियर हीमोफिलिक पेशेंट, चाहे वो फैक्टर 8 डेफिशिएंसी का हो, चाहे वो फैक्टर 9 डेफिशिएंसी का हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉमन ब्लीडिंग साइट्स कौन कौन सी हैं जहां हीमोफिलिक्स की मोस्टली हमें देखने को मिलती है? द वन इज नेक, विच इज रेयर, बट लेकिन रेयर साइट ऑफ ब्लीड है। आर्म, हिप जॉइंट, थाई, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। इसके अलावा आपका हेड पे भी हो सकता है, शोल्डर है, एल्बो जॉइंट है, थाई मसल है और काफ मसल है। अगर हम जॉइंट की बात करें, जॉइंट में सबसे कॉमन जॉइंट है आपका एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। और अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल में सबसे कॉमन आपकी इलियोसोअस मसल है, उसके बाद आपकी थाई मसल है, एंड द थर्ड वन इज द काफ मसल। ये साइट्स जो हैं, जो कि सबसे कॉमन साइट्स हैं, जो कि हीमोफिलिक पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है। अदर साइट इज ब्लीड हो सकती है, बट दीज आर द रेयर साइट ऑफ ब्लीड्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसे इसमें है कि कौन कौन से कॉमन साइट हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। जॉइंट्स में नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है। ये जॉइंट्स में ये 3 जॉइंट पे सबसे ज्यादा ब्लीड क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इन पे होता है। ठीक है। मसल्स में भी हमारी इलियोसोअस मसल है, फोरआर्म मसल है, क्योंकि कोई भी सामान उठाना है या कुछ भी करना है तो सबसे पहले हमारी फोरआर्म मसल एक्टिवेट होती है। उसके बाद हमारी काफ मसल, जब हम खड़े होते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो काफ मसल एक्टिवेट होती है। अगर पैरों की बात करें तो उसके बाद हमारी आती है थाई मसल। इनके अलावा भी और साइट ऑफ ब्लीड क्या है? हेमिचूरिया। हेमिचूरिया का मतलब क्या है कि यूरिन के उसमें ब्लड आना, जीआई ब्लीड, और वेरी रेयर इन द इंट्राक्रेनियल ब्लीड। जीआई ब्लीड और इंट्राक्रेनियल ब्लीड में देयर इज अ चांसेस ऑफ डेथ अगर आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये साइट ऑफ ब्लीड है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए ओवर प्रिकॉशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और क्या है? हाउ कैन वी ट्रीट द फर्स्ट एड मैनेजमेंट? अगर किसी को ब्लीड हो गया है, आप जब तक हॉस्पिटल पहुंचेंगे, इन बिटवीन में आपको कैसे क्या मैनेज करना है? तो उसके लिए पहले प्राइस फॉलो करते हैं। प्राइस में क्या है? पी से प्रोटेक्शन है, कि किसी भी तरह की चोट लगने से हमें खुद को बचाना है। उसके बाद हमारा है रेस्ट, फिर है आइस, कोल्ड फर्मेंटेशन करना है, ठंडे की सिकाई करनी है। ठंडे की सिकाई हम कैसे करेंगे? ठंडे की सिकाई के लिए आपको 15 से 20 मिनट सिकाई करनी है। उसके बाद हर 4 घंटे पे आप सिकाई को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये सिकाई आपको आधा घंटा या पौन घंटा नहीं करनी है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक गर्म पट्टी, क्रैप बैंडेज, जिसको सपोर्ट के लिए बांधना है, उसको बहुत टाइट भी नहीं बांध देना है, और हिस्से को एलिवेट करके रखना है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि पैर के नीचे तकिया लगा रखा है, जिससे हमने उसको एलिवेट कर रखा है। ठीक है। जब आपका पेन काफी कुछ रिलीफ हो जाता है, जब स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती है, देन वी स्टार्ट फॉलो द पुलाइस। पुलाइस में भी हमारा क्या है कि प्रोटेक्शन, ऑप्टिमल लोडिंग एज अर्ली एज स्टार्ट वॉकिंग और मूवमेंट, कोल्ड फर्मेंटेशन एज कंटिन्यू रहेगा, कंप्रेशन और एलिवेशन। हम इसको फिर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब मेन आता है कि फिजियोथेरेपी क्यों इम्पोर्टेंट है इन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी जो मसल है वो स्ट्रांग होती है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपका ब्रेन और मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस एक्टिव हो जाते हैं। अब अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होगा, आपके जॉइंट का प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा, जिससे कि आपके जॉइंट ब्लीडिंग के चांसेस कम होते जाएंगे। अगर और इसके अलावा क्या है, जितनी जल्दी आप अगर ब्लीड हुई है, आप जितनी जल्दी मूवमेंट पे आ जाओगे, जितनी जल्दी एक्टिव हो जाओगे, उतनी जल्दी आपकी ब्लीडिंग सबसाइड हो जाएगी और रिकवरी का फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग के बाद की आने वाली कॉम्प्लिकेशंस उतनी ही कम होती जाएगी, और जिससे कि आप एक अपनी अच्छी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे, लाइक स्कूल जाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या किसी पे डिपेंडेंसी ना होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, तो उससे आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, आपकी मसल स्ट्रांग रहती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव होती है। जितनी अच्छी आपकी मसल स्ट्रेंथ होगी, उतनी अच्छी आपकी जॉइंट स्टेबिलिटी होगी, उतने ही कम चांसेस होंगे आपके जॉइंट के ब्लीड होने के, उतने ही कम चांसेस होंगे मसल फंक्शन कम होने के। बहुत से हीमोफिलिक पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके पैर पतले हो गए हैं, मसल्स बहुत ज्यादा वेस्टिंग हो गई है, तो आप मसल वेस्टिंग करने से बच सकते हैं। फिर एक पैर पतला हो जाता है, एक पैर मोटा रहता है, तो फिर इस तरह से पेशेंट्स को खुद में एक गिल्टी कॉन्शियस, एक मतलब कि अपने आप में ये अच्छा नहीं लगता है कि मैम मेरा एक पैर पतला है और एक पैर मोटा है। तो इस तरह का जो आपको पोस्चर में और लुक वाइज आपको जो खराब लगने लगता है, तो आप इस चीज से भी अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिजियोथेरेपी के एम क्या होते हैं? जब हम किसी को फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा एम होता है कि उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट तभी हो सकता है जब उसकी प्रॉपर हम जज कर ले कि मसल इम्बैलेंस है कि नहीं है, जॉइंट डिफॉर्मिटी कितनी है, मसल कॉन्ट्रैक्चर है कि नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किस तरह का पेन पैटर्न है, ब्लीडिंग है या बिना आर्थराइटिस टाइप का पेन है। तो वो सारी चीजों का पहले डायग्नोसिस असेसमेंट करते हैं, एंड देन फिर हम उसका फिर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान आउट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को प्रॉपर एक्सरसाइज गाइड करना, उसको उसकी इम्पोर्टेंस समझाना, और जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी में जो उसको इंटरेस्ट है उसमें उसको एक्टिवेट करना। इसके अलावा अदर टीम मेंबर से कोऑर्डिनेट करके रखना, जिससे कि अगर पेशेंट को फैक्टर की नीड है या कुछ है, या उसको कुछ और एक्सरसाइज, वो किसी और तरह की ट्रीटमेंट की नीड है, या साइकोलॉजिकली चाहिए हमें काउंसलिंग उसको करानी है, क्योंकि पेन की वजह से वो एक्टिव होके एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो अदर हम काउंसलर वगैरह से कोऑर्डिनेट कराते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उसमें पहले पेशेंट को प्रॉपर ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं कि कहाँ सूजन है, क्या उसको चलने में दिक्कत हो रही है, कि क्या क्या प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट अ ऑब्जर्वेशन पार्ट रहता है। फिर उसके बाद हम हीमोफीलिया का जो वर्ल्ड फेडरेशन की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हीमोफीलिया का जॉइंट हेल्थ स्कोर काउंट करके देखते हैं कि तीनों जॉइंट जो मैं बता रही थी ब्लीड होते हैं, सबसे ज्यादा नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। अगर इन 3 जॉइंट में ब्लीडिंग है तो ओवरऑल उसका क्या स्कोर आता है। मसल टेस्ट करके देखते हैं कि मसल्स में कितनी प्रॉब्लम है, मसल ब्लीडिंग है कि नहीं है, मसल में टाइटनेस है कि नहीं है, मसल का ऐसा तो नहीं है ब्लीड होने के बाद वहां कुछ एडिशन हो रखा हुआ है, चिपका हुआ सा टाइट है, मसल ब्लीड की वजह से उसका कुछ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रखा है जिसकी वजह से पैर फुट ड्रॉप में है, पैर सीधा नहीं कर पा रहा है, या उसमें मसल टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारे हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करके देखते हैं। इसके अलावा पेशेंट का हम फंक्शनल फिश स्कोर करके देखते हैं कि जो डेली एक्टिविटी में वो क्या एक्टिविटीज कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा, और हीमोफीलिया एक्टिविटी लिस्ट को एनालिसिस करके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन कंडीशंस में सबसे ज्यादा फिजियोथेरेपी की नीड पड़ती है पेशेंट्स को जो हमारे पास फ्रिक्वेंटली आते हैं, और जिसमें डिले नहीं करना चाहिए आइडियली,
मसल ब्लीड में जो सबसे कॉमन है इलियोसोअस ब्लीड, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी इलियोसोअस ब्लीड है तो चूंकि ऊपर से ये पता नहीं चलता इलियोसोअस ब्लीड में, इसे मोस्टली पेशेंट का पोजीशन क्या हो जाता है, हिप और नी जो होता है वो फ्लेक्स हो जाता है, मतलब कि मुड़ जाता है और पैर चाके भी वो सीधा नहीं कर पा रहा होता है। तो ये इलियोसोअस ब्लीड का है। जॉइंट ब्लीड में साइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस क्या होता है कि जब जॉइंट में सूजन आ जाती है। ऑर्थोपैथी, जॉइंट में सूजन कम हो गई है लेकिन पैर में एक तरह का फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप होगी, पैर मुड़ गया है बट सीधा नहीं हो रहा, या हम उस पैर पे बिल्कुल लोड नहीं डाल पा रहे हैं, तो इसे हम ऑर्थोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मसल ब्लीड के बारे में। मसल ब्लीड में जैसे कि अभी मैं बता रही थी, इलियोसोअस ब्लीड सबसे कॉमन है। इलियोसोअस ब्लीड के बाद आपका फोरआर्म ब्लीड है, आर्म पे भी ब्लीड हो सकता है, थाई पे भी हो सकता है, काफ पे भी ब्लीड हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट इसके बाद के भी। हाँ, अब अगर मसल ब्लीड हुई है तो मसल ब्लीड को हम जानेंगे कैसे। अर्ली स्टेज में जो पेशेंट्स को ऑरा आने लगता है, उसको ऐसा फील होता है कि जैसे अंदर कुछ रेंग सा रहा है, कुछ चल सा रहा है, जिसकी वजह से उसको टिंगलिंग सेंसेशन होगा और वो हिस्सा टच करने पे उसको वार्म फील होने लगेगा। जब ये तो शुरुआत की स्टेज में फील होता है, अगर उसको हम निग्लेक्ट करते हैं तो फिर लेट स्टेज में क्या हो जाता है कि पैर मुड़ना या सीधा होना या जिस भी हिस्से में ब्लीड हुआ है उस हिस्से पे मूवमेंट कम हो जाता है। मूवमेंट के साथ उसको पेन आने लगेगा, टाइटनेस होने लगेगी, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी। इसके अलावा मसल अपने आप को मैक्सिमम रेस्ट पे रखने की कोशिश करेगी, किसी भी तरह का मूवमेंट अलाउ नहीं करेगी। टिंगलिंग सेंसेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इवन चाहे वो लेटे चाहे बैठे, हर कंडीशन पे उसको झंझनाहट सी फील होने लगेगी और टच करने पे वो हिस्सा हम बराबर वार्म ही मिलेगा। तो ये आपको लक्षण देखने को मिलते हैं मसल ब्लीड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर मसल ब्लीड में काफी हद तक चांसेस होते हैं कि नर्व इन्वॉल्व हो जाने के। अगर उसमें नर्व इन्वॉल्व हो गई है, खासतौर पे श्वास मसल अगर इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसमें चांस होते हैं प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाने के। प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी से क्या होता है कि पैर का पंजा जो होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, जैसे कि आप एक फोटो में देख पा रहे होंगे। इसमें पैर का पंजा नीचे की तरफ है, पेशेंट जो खड़ा है पैर जो है वो पूरा ऑन टो पे है, तो इस तरह की पोजीशन होने लगती है स्टैंडिंग में। और अगर हाथ के फोरआर्म पे ब्लीड हो गई है तो दूसरा वाला इमेज आप देख सकते हैं कि हाथ जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया, जिसे हम रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं, या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम, इस तरह की चीजें होता है जिससे कि फिंगर मूवमेंट वगैरह उसका कम हो जाता है। तो ये मसल ब्लीड में लेटर ऑन इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। इसीलिए अगर मसल ब्लीड है तो उसमें भी एज अर्ली एज पॉसिबल आप जितनी जल्दी फैक्टर लगवा लेंगे उतनी चांसेस होंगे आपके नर्व इन्वॉल्वमेंट कम होने के। एक बार नर्व डैमेज हो जाती है तो रिकवरी के चांसेस उतने ही डिले हो जाते हैं, उतना ही स्लो इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर नर्व डैमेज हो गई है तो जैसा कि आप इस इमेज पे देख रहे हैं कि पेशेंट के चलने का पैटर्न, जैसे एक पैरालाइज इंसान हो जाता है ना, तो बिना स्टिक के वो वॉक नहीं कर सकता, ये परमानेंट डैमेज में भी कन्वर्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये रिकवर भी हो जाए, जितना आप डिले करेंगे उतना ही रिकवरी चांसेस डिले होते चले जाएंगे। इससे पेशेंट को उठना बैठना चलना हर कंडीशन उसकी डिफिकल्ट होती चली जाती है। तो इसलिए अगर आपको मसल ब्लीड है, मसल ब्लीड में अगर और भी आपको ऐसा फील हो रहा है तो इसमें जितनी जल्दी हो सके आपको फैक्टर लगवा लेना है ताकि नर्व डैमेज ना हो पाए, ब्लीडिंग टाइमली रुक जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बच्चा है जिसका इलियोसोअस ब्लीड हो रखा है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। उसका हिप भी फ्लेक्स हो गया है, नी भी मुड़ गया और पैर का पंजा भी ऊपर की तरफ उठा लिया। इसके साथ क्या होता है कि पैर और पूरे पैर में ना एक झंझनाहट सी बनी रहती है, एक सूनापन सा भी आ जाता है मसल ब्लीड में। तो इसलिए श्वास मसल ब्लीड वगैरह में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी होती है। हम पेशेंट को आइडियली सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 10 दिन तो फैक्टर वो बराबर ले। एज हेमेटोलॉजिस्ट जो होता है वो डिसाइड कर देते हैं हमारे यहाँ की ग्रेजुअली उसकी डोज कैसे कैसे कम होनी है। जब तक आपका पेन रिलीफ नहीं हो जाता, पैर थोड़ा सीधा होना नहीं शुरू हो जाता,
तब तक हम पेशेंट को कंटिन्यू फैक्टर सपोर्ट इनिशियली देते हैं और आगे नेक्स्ट स्टेप पे बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको थेरेपी को भी इस साथ में इनरोल करते जाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसे पेशेंट को एक्यूट स्टेज है, उसको ब्लीड हुई है, ब्लीड होने के टाइम पे अब उसको क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट एड मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट में सबसे पहला काम आपका फैक्टर रिप्लेसमेंट है। एज अर्ली एज आपको पहुंच के फैक्टर लगवाना है। इसके अलावा आपको रेस्ट करना है। हर 4 घंटे की सिलाई करनी है 15-30 मिनट। के अलावा जिस तरह से पिलो लगा के इस फोटो में दिख रहा है कि ये तकिया लगा के उस हिस्से को एलिवेट कर रखा है, उस हिस्से को पूरा सपोर्ट दे रखा है, आपको इस तरह से पूरा उसको सपोर्ट दे के रखना है और रेस्ट करना है जब तक कि पेन कम ना हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसे जैसे उसका पेन कम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी रेंज आनी शुरू हो जाती है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं सब एक्यूट स्टेज। सब एक्यूट स्टेज पे भी हम फैक्टर रिप्लेसमेंट कंटिन्यू करते हैं। मे बी पेशेंट को प्रोफाइलैक्सिस पे डाल देते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोफाइलैक्सिस पे। इसके अलावा पेशेंट कंटिन्यू करता है अपना रेस्ट, आइस को, कंप्रेशन को और एलिवेशन को टिल द पेन इज रिड्यूस। जैसे जैसे पेन रिड्यूस होता चला जाता है वो धीरे धीरे एक्सरसाइज वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही पेन रिड्यूस होता है, जितना रेंज में उसका पैर मुड़ना और सीधा करना हो सकता है उसको हम ग्रेजुअली मूवमेंट करना स्टार्ट करा देते हैं। जैसे ही उसका रेंज धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू करता है तो हम पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू करा देते हैं। स्पेशली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में जैसे श्वास ब्लीड का अगर है तो पीछे हम ग्लूटियल मसल को बोलते हैं कि पीछे जो आपका बम्प वाला एरिया है उसको टाइट कीजिए और ढीला कीजिए। फिर इसके अलावा पेट की मसल्स को सीधे लेट के अंदर की तरफ खींचिए और ढीला कीजिए। इस तरह की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को गाइड करना शुरू कर देते हैं ताकि मसल स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर हम पेशेंट को जैसे इन सब एक्यूट स्टेज पे ही पेशेंट को हम धीरे धीरे सजेस्ट करते हैं कि पेट के बल लेटना शुरू करे ताकि श्वास मसल की स्ट्रेचिंग हो सके। ये पेशेंट सेल्फ परफॉर्म करता है कि वो जितनी देर लेट सकता है वो उतना आराम से तकिया लगा के लेटे। फिर अगर जैसे अब उसको लगता है कि एक तकिया मैं हटा सकता हूँ, एक टॉवल का रोल बना के या कपड़े का रोल लगा के रखूं, मैं इतने तक में मेरे आसानी से सीधा हो गया है, तो वो धीरे 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 उसकी थिकनेस कम करते चलते हैं और पेशेंट को तब तक लेटने के लिए बोलते हैं जब तक उसको पेन ना शुरू हो जाए। जैसे ही पेन शुरू हो वो फिर अपने आप को सीधा कर ले। तो इस तरह से इसको एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कराते हैं और स्ट्रेचिंग ऑटो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर ग्रेजुअली पेन पूरा सबसाइड हो जाता है। इसके बाद हम पेशेंट को पूरी तरह से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में डाल देते हैं। वेट से एक्सरसाइजेस शुरू करा देते हैं, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस शुरू करा देते हैं। फिर अलग अलग स्टेप बाय स्टेप उसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब पेशेंट पूरी तरह से रिकवरी स्टेज पे आ जाता है, मीन्स उसकी मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट आ गया है, पेशेंट खड़ा हो गया है, अब बिना स्टिक के भी वो वॉक कर सकता है, तो इस स्टेज पे हम पेशेंट को फ्री और एक्टिवली सारी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कराने लगते हैं और लोअर लिम्ब की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप इस इमेज पे देख रहे हैं, पेशेंट स्ट्रेचिंग भी कर रहा है, वॉल सपोर्ट स्ट्रेचिंग कर रहा है, पैर पे वेट बांध के भी एक्सरसाइज कर रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि पेशेंट को मैक्सिमम रिकवरी हो जाती है, मसल की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, जिससे काफी हद तक चांसेस होते हैं कि दोबारा ब्लीड ना हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके बाद हमारी आती है जॉइंट ब्लीड। जॉइंट ब्लीड में जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि क्या रीजन हो सकते हैं हमारे जॉइंट ब्लीड के। जॉइंट ब्लीड में सबसे पहले जो कॉमन रीजन होता है कि जो जॉइंट के अंदर जो साइनोवियम मेम्ब्रेन है वो एक बार और 2 बार की ब्लीड के बाद वो धीरे धीरे मोटी होने लगती है। जब उसमें थिकनेस आ जाती है तो जैसे ही आप जॉइंट का मूवमेंट करना शुरू करते हैं तो वो एक क्रश होने लगती है जिसकी वजह से उसमें दोबारा चांसेस होते हैं तो वो ब्लीड होना शुरू हो जाती है।
जब एक साइनोवियल मेम्ब्रेन में जब थिकनेस आ जाती है, जब वो मोटी हो जाती है और जैसे ही मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली आप लोग को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज को हम बोलने लगते हैं कि ये हमारा ज्वाइंट जो है टारगेट ज्वाइंट में कन्वर्ट हो गया है। टारगेट ज्वाइंट क्या होता है? जब कोई एक ब्लीड एक ही ज्वाइंट में 3 से 4 बार 1 महीने के अंदर ब्लीड होनी शुरू हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं टारगेट ज्वाइंट। या फिर 6 महीने में भी अगर 3 से 4 बार ब्लीड हुई है एक ही ज्वाइंट में तो इसको हम टारगेट ज्वाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी जैसे पहले मैंने बताया कि नी, एंकल और एल्बो जो है कि ये कॉमन ज्वाइंट है। इसके अलावा रेयर में हिप और शोल्डर ज्वाइंट भी है जो कि पेशेंट्स में ब्लीड हो सकते हैं, लेकिन इनमें यूजुअली जब किसी तरह की इंजरी होती है तो ही होता है। अदरवाइज एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट है जो कि स्पॉन्टेनियसली ही हीमोफिलिक में ब्लीड करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मूवमेंट हमारी बॉडी में इन्हीं पार्ट्स पे होता है और सबसे ज्यादा वेट बेयरिंग इन्हीं में ही होती है कि आप खड़े हैं तो नी ज्वाइंट पे आपके शरीर का वजन जाएगा, एंकल पे जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी सामान उठा रहे हैं तो सबसे पहले आपका कोहनी पे लोड आता है और आपके फोरआर्म मसल पे ब्लीड जोर आता है। इसलिए ये जॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कि सबसे ज्यादा ब्लीड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर जॉइंट में ब्लीड हुआ है तो फिर आपको कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? जॉइंट ब्लीड में भी आपको ऑरा फीलिंग आती है। ऑरा फीलिंग में कि ऑरा का मतलब क्या होता है कि मतलब कि ब्लीडिंग होने से पहले हमें ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कुछ प्रेशर सा क्रिएट हो रहा है। कुछ हिस्से में अजीब सी फीलिंग आपको लगेगा कि जैसे अंदर कोई दबाव सा क्रिएट होना शुरू हो गया, कोई बबलिंग टाइप की हो रही है, कोई जैसे बबल्स बन रहे हैं और फूट रहे हैं। तो ऐसी वाली फीलिंग जब जॉइंट के बीच में आनी शुरू होती है, दिस कंडीशन इज नोन एज ऑरा। अगर ऐसा भी आपको फीलिंग होती है तो इसमें भी आप कोल्ड फर्मेंटेशन और रेस्ट करके भी आप इस फीलिंग मतलब कि अपनी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप जाके फैक्टर भी लगवा सकते हैं। इस स्टेज पे जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम डोज फैक्टर कर ले। इस पे आप 20 या 25% बॉडी वेट पे भी आप फैक्टर लेंगे तब भी आपको ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा अगर आप लेटर स्टेज में जाते हैं मतलब कि आप ऑरा को नहीं फील कर पाते, बहुत से पेशेंट फीलिंग नहीं रख पाते, उनको नहीं पता चलता कि उनको ब्लीडिंग होने वाली है या ऐसा कुछ है, तो इस स्टेज पे लेटेस्ट स्टेज पे उनको जॉइंट में स्टिफनेस फील होने लगती है, पेन आने लगता है, जॉइंट मूवमेंट कम होने लगता है, जो स्ट्रेंथ है जॉइंट की वो धीरे धीरे कम हो जाती है और पेशेंट अपने शरीर का वजन उस पर नहीं ट्रांसफर कर पाता। जैसे ही वेट डालता है उसको पेन होना शुरू हो जाता है या बिल्कुल ही वेट डालने में वो सक्षम नहीं रहता। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जब जॉइंट ब्लीड होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर किसी जॉइंट पे बार बार ब्लीड हो रही है और हम टाइमली अपने जॉइंट को नहीं ट्रीट कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे जॉइंट में क्या होने लगता है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जैसे मैं बता रही थी कि वो थिक होने लगती है, वो बार बार ब्लीड करती है। फिर धीरे धीरे एक स्टेज आती है कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो जॉइंट का बीच का बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एक बार आर्थराइटिस चेंजेस जितना ज्यादा जॉइंट डैमेज हो जाता है, अगर आप उम्मीद करें कि वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए तो ऐसा नहीं होता। इसलिए जॉइंट को डैमेज होने से जितना आप बचा सकते हैं अपने बॉडी को उतना बचाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके द्वारा मैं आपको बताना चाह रही थी कि कैसे कैसे हमारा जॉइंट जो है वो खराब होना शुरू होता है। पहले जैसे कि ब्लीड हुई, ब्लीड हमारे जॉइंट में कलेक्ट हो गई, इकट्ठा हो गई क्योंकि आपने किसी तरह की कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं की। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो जोड़ के बीच में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो एक तरह का फ्लूइड डिस्चार्ज करती है जिससे कि हमारे जोड़, हाथ या पैर मुड़ना या सीधा होना आसानी से काम होता है। एक ऑयल की तरह, जैसे ग्रीस डालते हैं ना मशीन के पेच वगैरह में तो उस आसानी से मशीन चलती रहे, सेम काम ये साइनोवियल मेम्ब्रेन करती है हमारे जोड़ों के लिए। अब अगर वो इरिटेट होना शुरू हो गई है, वहां पे ब्लड कलेक्शन की वजह से जो उसके अंदर की खून वाली नली है वो सब मोटी हो गई है, तो जैसे ही आप मूवमेंट करेंगे वो इरिटेट होनी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे वो इरिटेट होगी उसमें सूजन आनी शुरू हो जाएगी। जितनी ज्यादा सूजन उसमें आएगी, जितनी ज्यादा वो मोटी होगी, जैसे ही फिर मूवमेंट करेंगे वो उतनी जल्दी जल्दी ही ब्लीड होनी शुरू होती है।
और जितनी ज्यादा वो ब्लीड होगी उतनी जल्दी जॉइंट आपका खराब हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जब आपके साइनोवियम लेयर पूरी तरह से खराब हो गई है, खत्म हो गई है, डैमेज हो गई है, तो अब आपकी फिर जॉइंट में क्या होता है कि जॉइंट के उसमें जो कार्टिलेज होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। जॉइंट का जो सरफेस है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, आपस में रगड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप एक्सरे में देख सकते हैं कि ये एक जॉइंट है जो कि पूरी तरह से डैमेज हो गया है, आपस में चिपक गया है। जो ये आर्थराइटिस वाली कंडीशन हमें नॉर्मल पेशेंट में जो हम 60-70 की उम्र में जाके देखते हैं, ये हीमोफिलिक पेशेंट्स में हमें 10 साल तक के बच्चों में भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो टाइमली इसका ट्रीटमेंट या एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो इस स्टेज को हम हीमोफिलिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। और जितना ज्यादा ज्वाइंट डैमेज हो जाएगा, जब बिल्कुल ज्वाइंट में स्पेस नहीं है, ज्वाइंट की जो नीचे वाली हड्डी है वो पीछे की तरफ खिसक गई है, जब इस तरह की और कंडीशन आती जाती है तो इसे हम बोलते हैं ज्वाइंट आर्थोपैथी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अगर पेशेंट को आर्थराइटिस डेवलप हो गई है तो उसमें ज्वाइंट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत ज्यादा सूजन आ रखी है, ये इस तरह के ज्वाइंट में सूजन आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या है कि सैनोवियम लेयर भी थिक हो रखी है। अब इस पेशेंट को पेन होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहेगी, ना पैर सीधा होगा ना मुड़ेगा, एक फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाएगी, एक रेंज के अंदर ही पेशेंट का पैर मुड़ के रह जाएगा, वो पूरी तरह से सीधा नहीं होगा। इनफैक्ट जो मुड़ने का भी पार्ट है वो भी एक लिमिटेड रेंज में ही होके रह जाएगा। दूसरा, धीरे धीरे मसल उसकी वीक होनी शुरू हो जाएगी, मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे पैर करके पतला होने लगेगा। क्यों? क्योंकि पैर ना पूरी तरह से मुड़ रहा है और ना ही पूरी तरह से सीधा हो रहा है और ना ही आप उस पर वजन डाल पाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक और पेशेंट की वीडियो है, फोटो है, आप इसमें देख सकते हैं कि एक पैर पे कितनी ज्यादा सूजन आ रखी है। दूसरा, एक बच्चा जो बैठा हुआ है, आप उसका नी जॉइंट देख सकते हैं कि नीचे वाली हड्डी उसकी पीछे की तरफ पूरी खिसक गई है अगर आप दूसरे वाली इमेज से कंपैरिजन करें तो ये कंडीशन पे पेशेंट को ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिना वॉकर सपोर्ट या बिना छड़ी के सपोर्ट ये नहीं चल पाता, या फिर सबसे आखिरी स्टेज होती है कि घुटना बदलवा देना। लेकिन आपकी एज कम होती है तो इतनी कम एज पे घुटना बदलना ऑप्शन भी नहीं मिल पाता, टीकेआर भी नहीं हो पाता। तो इसलिए आप जितनी जल्दी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे और जितनी जल्दी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, आप अपने जोड़ों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक और बच्चे का है, इसमें भी आप देखिए इस बच्चे का पैर कितना पतला हो रखा है और जोड़ में सूजन आ रखी है। ये इस तरह का कॉमनली आपको हीमोफिलिक पेशेंट्स पे देखने को मिल जाएगा, खासतौर पे उन बच्चों में जो कि ना कि टाइम से फैक्टर लगवाते हैं ना ही किसी तरह की एक्सरसाइज करते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ज्वाइंट उतना ज्यादा जल्दी ब्लीड होगा और इतनी कम एज में ही आपका ज्वाइंट 70 साल की उम्र के लोगों के बराबर ज्वाइंट खराब। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये बच्चे का ऑर्थोपैथिक जॉइंट है, जैसा कि मैं अभी बता रही थी। इसका पैर देखिए आप, पूरा मुड़ चुका है, पूरी तरह से सीधा नहीं हो पा रहा है। जो नीचे वाली हड्डी है वो पीछे की तरफ पूरी खिसक गई है। पेशेंट के उसमें वेल्गस डिफॉर्मिटी आ जाती है, मतलब कि पैर बाहर की तरफ घूम जाता है। जो घुटने के ऊपर की जो पटेला है, जिसको बहुत लोग घुटने की टोपी भी बोलते हैं, वो सेंटर में ना होके बाहर की तरफ पूरी खिसक जाती है। तो ये वाली कंडीशन को हम ऑर्थोपैथिक ज्वाइंट बोलते हैं, जिसमें कि ज्वाइंट का रेंज कुछ डिग्री का ही होके रह जाता है या एकदम से फिक्स हो जाता है, ना मुड़ेगा ना वो सीधा होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जैसा कि आप एक्सरे में देख पा रहे हैं कि इसका ये एक्सरे है पूरी तरह से डैमेज हो गया है, पूरी तरह से खराब हो गया है। जोड़ों के बीच में किसी तरह का कहीं कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, ना पैर की हड्डी में, ना थाई वाली हड्डी में, और ना ही जो घुटने वाली टोपी है जिसे हम पटेला बोलते हैं उसके और जो थाई वाली हड्डी के बीच में। ये पूरा इस तरह का आपका ऑर्थोपैथिक जॉइंट देखने को मिलता है। आइडियली इस तरह की कंडीशन में पेशेंट की रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है और बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है, और ये 100% ठीक भी नहीं होता है, आपको कुछ हद तक इसमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये कोहनी का है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगे कि सिर्फ घुटने में ही ऐसा होता है, ये सेम कंडीशन आपकी कोहनी पे भी आती है। कोहनी का जॉइंट भी आपका ऑर्थोपैथी डेवलप हो जाती है, जिसमें कि एक रेंज पे आके आप देख सकते हो कि दोनों हड्डी आपस में एकदम जुड़ गई है, कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, कोई दूरी नहीं है। तो इसमें भी क्या होता है, आपकी कोहनी जो है वो एक रेंज पे आके फिक्स हो जाएगी, ना वो सीधी होगी और ना ही वो मुड़ पाएगी। तो आपको अपना डेली का काम करना है, जैसे खाना खाने के लिए हमें हाथ मोड़ना होता है, तो आप इसमें अपना हाथ मोड़ नहीं पाओगे। फिर आप क्या करोगे, अपनी गर्दन को आगे झुकाते हुए अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो इतनी वर्स्ट कंडीशन आने से पहले आप अगर एक्सरसाइज शुरू कर देते हो तो आप काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगर ज्वाइंट ब्लीड हुआ है तो ज्वाइंट ब्लीड में फिजियोथेरेपी का एम क्या रहता है, हम क्या टारगेट लेके चलते हैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए कि मसल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, पेशेंट अपना मैक्सिमम फंक्शनल एबिलिटी जो उसको अपने रोजमर्रा के काम है वो जितना अडॉप्ट कर सके उसको अचीव कर सके। थोड़ी सी इंटेंस फिजियोथेरेपी भी होती है, वो इंटेंस फिजियोथेरेपी जिसमें कि हम मोबिलाइजेशन है, ट्रैक्शन है या फिर सीरियल कास्टिंग है, ये सब चीजें भी हम पेशेंट की जॉइंट रेंज को अचीव करने के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ये सारी टेक्निक जो हम अप्लाई करते हैं पेशेंट को प्रोफाइलेक्सिस के कवरेज के साथ करते हैं, जैसा कि हेमेटोलॉजिस्ट गाइड करते हैं। कुछ कुछ पेशेंट पे जिनको टारगेट ज्वाइंट हो रखा है या जिनको टच करते सारी, बहुत से होते हैं ना बड़े सेंसिटिव ज्वाइंट के साथ आते हैं कि बस थोड़ा सा ही मूवमेंट किया या थोड़ा सा ही लोड डाला वो ब्लीड होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम पेशेंट को शॉर्ट टर्म प्रोफाइलेक्सिस कवरेज देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो उसकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी है उसको हम ब्रेक कर सके। फिजियोथेरेपी में इसके अलावा हम पेशेंट में मैनुअल थेरेपी अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी टेक्निक्स है, टाइची है, योगा है, हाइड्रोथेरेपी अप्लाई करते हैं। हाइड्रोथेरेपी का मतलब पूल एक्सरसाइजेस, स्विमिंग पूल के अंदर या स्विमिंग ही पेशेंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है। इन सब एक्सरसाइज के थ्रू हम पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं, रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ा सकते हैं और उनकी डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा जैसा कि पेशेंट का फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी आ गई है तो इसमें पेशेंट आते हैं इंटरमीडिएट ट्रैक्शन या फिर कंटिन्यूअस ट्रैक्शन देते हैं, डिपेंड कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, क्या जॉइंट का स्ट्रक्चर है वो। इसके अलावा पेशेंट का हम जॉइंट मोबिलाइजेशन करते हैं जिससे कि उसको पेन रिलीफ करा सके और साथ ही मैक्सिमम रेंज उसकी अचीव कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर इसके अलावा ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो पेशेंट को मसल स्ट्रेंथनिंग की कराते हैं। चूंकि नी ब्लीड सबसे कॉमन है तो इसलिए इसमें क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग, हामस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग और हिप मसल की स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओ हाँ, इसके अलावा पेशेंट को फिर ग्रेजुअली हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं जिससे कि स्ट्रेंथ लेंथ मसल्स आ सके। जहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्चर हो रखा है, जनरली कॉन्ट्रैक्चर हमें देखने को मिलता है हैमस्ट्रिंग पे, फीमोरल हेड, फीमर के हेड ऑफ क्वाड्रिसेप पे या फिर काफ पे, क्योंकि जब पेशेंट चलता है उसका नी फ्लेक्शन हो जाने की वजह से वो आगे की तरफ झुक जाता है, इसलिए उसका स्ट्रेचिंग करके मसल की लेंथ को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये एक सेल्फ स्ट्रेचिंग पोजीशन है जो कि आप घर पे भी कर सकते हो। जैसे कि आप ये फर्स्ट फोटो में देख रहे हैं, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, उसने अपने पैर को दीवार के सहारे ऊपर उठा रखा है। ऊपर उठा के फिर आपको अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको पीछे थाई पे और घुटने के पीछे की तरफ खिंचाव सा महसूस होगा। दूसरा है दीवार के सहारे आप खड़े होकर अपनी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। एक पैर आगे करना है, एक पैर पीछे करना है और अपनी बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ लीन करना है। जैसे ही आप लीन करेंगे तो आपको पीछे काफ रीजन पे खिंचाव सा फील होगा। तीसरी है कि ये क्वाड्रिसेप के लिए है, थाई मसल के लिए, आगे थाई के आगे की तरफ के लिए कुर्सी के सहारे या दीवार के सहारे कुछ पकड़ के आप खड़े हो जाओ, अपने पैर को पीछे की तरफ मोड़े जितना आप मैक्सिमम मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा पेशेंट्स को फिर हम इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन यूज करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं
इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन में हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड, टेंस और शॉर्टवेव डायथर्मी यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड पेन कम करने और सूजन कम करने में भी मदद करती है, और साथ में जो टिश्यू इंजरी वगैरह है उसको रिपेयर करने में भी मदद करती है। इसके अलावा टेंस है जो कि पेन को कम करने में मदद करती है, खासतौर पे एक्यूट पेन को। इसके अलावा शॉर्टवेव डायथर्मी है जो कि मसल ब्लीड या वहां पे जो हेमेटोमा कलेक्शन हो गया है, तो बड़ी मसल होती है तो उसका कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं होता, तो इस स्टेज पे हम पल्स शॉर्टवेव डायथर्मी यूज करते हैं, जिससे कि जो खून का कलेक्शन जमा हो रखा है, एडिशन हो रखा है, उसको हम तोड़ सके और जितनी जल्दी हो सके हम उसको पेन रिलीफ दे, सूजन कम कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अल्ट्रासाउंड का जैसे मैंने आपको बताया कि रिहैबिलिटेशन मसल हेमोटोमा को कम करने में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे फोरआर्म पे है या पर्टिकुलर काफ रीजन पे है तो इन हिस्से पे हम अल्ट्रासाउंड का भी इस्तेमाल करते हैं थेरेपिक का, जिससे कि जो वहाँ ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग जो खून का थक्का जमा है वो जितनी जल्दी हो सके वो घुले और मसल फ्रीली एक्शन कर सके, आराम से वो काम कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शॉर्टवेव डायथर्मी ये भी अर्ली ब्लीडिंग के ऑप्शन में चॉइस है, खासतौर पे जैसे ही पेशेंट को पेन खत्म हो गया है, वो सब एक्यूट स्टेज पे आ गया है, तो इस स्टेज पे हम प्रोफाइलेक्सिस के साथ डायथर्मी भी स्टार्ट कर देते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि हम इसको हफ्ता भर ही लगाएंगे या 10 दिन ही लगाएंगे, हम इसको तब तक भी यूज करते हैं जब तक पेशेंट को पेन, जो उसको थोड़ा बहुत पेन है वो ना खत्म हो जाए। बट हाँ, कंडीशन ये है कि वहां पे कोई एक्टिव ब्लीड नहीं होनी चाहिए। एक्यूट स्टेज पे हम किसी भी तरह की मोडालिटी को अवॉइड करते हैं सिवाय टेंस के, क्योंकि टेंस पेन रिलीफ में काम करती है तो हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड जब वहां पे एक्टिव एक्यूट ब्लीडिंग नहीं होगी तभी हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक पेशेंट है, हमारा पेशेंट है जिसको आप देख सकते हैं बायलैटरल दोनों पैरों में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई थी, इसके दोनों पैर ही मुड़ गए थे। न कि ये वॉकर के सहारे ही खड़ा होता था, वॉकर के सहारे भी एग्जैक्टली वेट लेके नहीं खड़ा हो पाता था, इसको अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से ही ये खड़ा होता था और मुड़ा हुआ रहता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस पेशेंट को पहले हमने कंटिन्यू ट्रैक्शन पे रखा, इंटरमीडिएट ट्रैक्शन ट्राई किया, जिससे ट्रैक्शन से मैक्सिमम रेंज जहां तक हमें मिली वहां तक हमने रेंज अचीव करने की कोशिश की। फिर एक स्टेज आई थी कि इसकी रेंज इंप्रूवमेंट होनी बंद हो गई थी, तब हमने क्या किया था, इसका सीरियल कास्टिंग ट्राई किया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। न कि फिर नेक्स्ट उसके बाद जैसे जैसे हम कास्ट इसका रिमूव करते जा रहे थे उसी के साथ हम इसका मोबिलाइजेशन और ट्रैक्शन एज यूजुअल कंटिन्यू था। पहले तो बिना प्लास्टर के ही मैक्सिमम कंजर्वेटिव थेरेपी से हम जितना रेंज अचीव कर सके हमने उसी को ही कोशिश किया। फिर उसके बाद हमने प्लास्टर लगाया, फिर प्लास्टर में भी हम कंटिन्यू इसको मसल स्टिमुलेटर देते रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि पेशेंट को कास्टिंग पे है, बट कास्टिंग पे भी हम मसल स्टिमुलेटर लगा रहे थे पेशेंट को, ताकि मसल स्ट्रेंथ कम ना हो। मसल स्ट्रेंथ जब तक अच्छी नहीं होगी पेशेंट के जॉइंट की स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, और जॉइंट स्टेबिलिटी अच्छी करने के लिए हमें मसल स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए। जब इसके साथ ही हम पेशेंट को वॉकर के सहारे खड़ा करना चलाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि पेशेंट के जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन, जॉइंट पोजीशन सेंस भी एक्टिव, और जब प्लास्टर हटे पेशेंट का पैर सीधा हो तो वो अपना मैक्सिमम लोडिंग ले सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। ये देखिए जैसे कि पेशेंट को हम वॉकर के सहारे खड़ा करके चलवाना शुरू कर देते हैं। फाइनली अभी ये पेशेंट जो है बिना वॉकर के, बिना स्टिक के सहारे आराम से चल लेता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक और हमारा सेकंड केस है, ये भी इन पे हमने फिजियोथेरेपी भी ट्राई किया, सीरियल कास्टिंग भी ट्राई किया, बट कि उतना अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। फाइनली फिर इस पेशेंट का सुप्राकॉन्डाइलर ऑस्टियोटॉमी किया गया, जॉइंट सर्जरी की गई, जिसके बाद पेशेंट आप देख सकते हो इमेज में पहले कैसे खड़ा हो रहा था, पूरा फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी हो रखे थे, अब पैर सीधा है, पेशेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अपनी मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ इसने अचीव कर ली है, अब अच्छे से जॉब कर रहा है, अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये थर्ड केस है। इसका जो राइट नी है ये टारगेट ज्वाइंट हो रखा था। टारगेट ज्वाइंट होने की वजह से ये बार बार ब्लीड हो रहा था और मसल एट्रोफी भी डेवलप होनी शुरू हो गई थी। कंटिन्यू एक्सरसाइजेज और फैक्टर प्रोफाइलेक्सिस पे रहने के बाद न कि 3 मंथ्स का हमने इसको शॉर्ट टर्म प्रोफाइलेक्सिस पे ही डाला था, जैसे कि इसके ज्वाइंट के टारगेट टेंडेंसी ब्रेक हो गई और वो अच्छे से इम्प्रूव कर गया। अब ये भी सेल्फ इंडिपेंडेंट है और अपना काम डेली कर रहा है। अब ये न कि बीएड की अपनी पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक पेशेंट है जिसके कि फोरआर्म में ब्लीड हो गया था। फोरआर्म ब्लीड हो जाने की वजह से आप देख सकते हो कि इसका हैंड नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया है, हाथ सीधा नहीं हो रहा, उंगली भी नहीं खोल पा रहा था। इस पेशेंट का भी टाइमली फिर एक्सरसाइजेज स्टार्ट की गई। इसको हमने सिर्फ 45 डेज के प्रोफाइलेक्सिस पे रखा था क्योंकि मसल ब्लीड थी। मसल ब्लीड जैसे जैसे डिसॉल्व हुई इसकी, अब आप देख सकते हैं इसका नेक्स्ट इमेज में इसका हाथ पूरा खुल गया और सीधा हो गया। तो ये इस तरह के मैं कि ये केसेस दिखाने का पर्पस मेरा यही है कि अगर आप टाइम से आते हैं, टाइम से एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो आपको लेटर स्टेज में जाके आपके रिकवरी चांसेस अच्छे हो जाते हैं। जितना आप लेट आओगे आपके रिकवरी चांसेस उतने ही पुअर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा हमारे यहाँ पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस के अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम पेशेंट्स को पार्टिसिपेट कराते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंडोर एक्टिविटी में कैरम बोर्ड खिलाना, चेस है, बैडमिंटन है, इस तरह के इंडोर एक्टिविटीज हमारे यहाँ हर सैटरडे को होती है। इसमें योगा वगैरह की क्लासेस भी हर सैटरडे के सैटरडे कुछ अदर एक्टिविटीज हमारे यहाँ प्लान होती है, जिससे कि पेशेंट का मोटिवेशन हाई रहे, वो किसी तरह से भी अपने आप को डाउन ना फील करे, ये ना फील करे कि हम अदर बच्चों की तरह नहीं है या हम कुछ कर नहीं सकते। एज ए हीमोफिलिक आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। इंडोर एक्टिविटीज के अलावा हमारे यहाँ आउटडोर एक्टिविटीज भी हम लोग प्लान करते रहते बीच बीच में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कि जैसे ये बच्चों को बाहर ले जाके क्रिकेट मैच खिलाना या बाहर आउटिंग कराना, तो इस तरह के जो आउटडोर गेम्स हैं जिसमें पेशेंट्स को बहुत इंटरेस्ट होता है, तो इस तरह के भी हम लोग आउटडोर गेम एक्टिविटीज प्लान करते रहते हैं। स्पोर्ट्स का कंपटीशन भी हम लोग बीच बीच में प्लान करते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को ये ना फील हो कि हम बहुत डिफरेंट है या हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, बीइंग अ हीमोफिलिक भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ के बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि अ, जैसे एक पेशेंट है वो आर्म रेसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ने अभी पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट किया है, एक पेशेंट है हमारा जो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है, क्रिकेट में बहुत एक्टिव है। तो इस तरह से आपके अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटी है जो कि आप अपने इनहेंस कर सकते हो और एज अ हीमोफिलिक आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे यहाँ का फ्यूचर गोल क्या है, हम पेशेंट्स के लिए क्या गोल लेके चलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर हम डेवलप कर सके, ज्यादा से ज्यादा फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेन कर सके, ताकि पेशेंट को हमारे सेंटर पे पहुंचने में काफी लेट हो जाता है, वो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम को लेके वो नियर बाय ही जाके फिजियोथेरेपी से हेल्प ले सके और फैक्टर लगवा सके। खास तौर पे जो आइसोलेटेड एरियाज है वहां पे हम लोग अब कैंप के लिए प्लान कर रहे हैं कि वहां के लोगों की डायग्नोसिस हो सके, उनको इस बीमारी के बारे में जितनी ज्यादा अवेयरनेस हो सके, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे हम लोग के पास आते हैं कि ऑलरेडी उनकी सर्जरीज हो चुकी होती हैं, न कि डायग्नोसिस नहीं हुई है बट फिर भी वहां पे सर्जरी हो गई है, फिर उनको एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जो कि उनको वापस उनको फंक्शनल एक्टिविटी पे लाना एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जितनी कम हो सके इसलिए अब हम लोग अदर कैंप्स को प्लान करते हैं, उन कैंप को करते हैं। इंटर डिपार्टमेंट हमारे यहाँ हम लोग मीटिंग करते हैं ताकि जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं या जो अदर डिपार्टमेंट है, जैसे हड्डी वाला विभाग है, बच्चों वाला विभाग है, इन विभाग में भी हम जा जाके मीटिंग्स करते हैं, वहां के लोगों को भी अवेयर करते हैं कि इस तरह के बच्चे अगर आते हैं या किसी में इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो इनमें ये इलाज होना है, तो आप इस तरह के मरीजों को हमारे पास भेजें। आई थिंक मेरा टॉपिक अब इसी पे ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।
किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज। यस डॉक्टर अनुपमा जी, कुछ क्वेश्चंस आए हैं क्या? कुछ क्वेश्चंस आए हैं क्या डॉक्टर अनुपमा मैम? ठीक है डॉक्टर शूरी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हिंदी भाषा भाषियों के लिए जो रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है कि फिजियोथेरेपी के बिना हमारा जो विकलांगता है वह केवल फैक्टर लगाने से मुक्त नहीं हो सकता है। फैक्टर के साथ साथ ये फिजियोथेरेपी भी अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे रोगियों के मन में यह एक ये आ गया है कि हम केवल फैक्टर्स लगा लेंगे तो हमारी जो हेमोफीलिया ब्लीड्स है वो नहीं होगा और हमें डिफॉर्मिटी नहीं आएगा। तो डॉक्टर शूरी ने आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से फिजियोथेरेपी के द्वारा हम अपना अच्छा जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। मैंने आप बहुत हैरान हूँ कि आपका सेंटर इतना अच्छा काम कर रहा है भारत में। और मुझे खुशी हुई कि आपके सेंटर में मेरे कुछ पेशेंट ने बहुत मुझे फीडबैक दिया था आपके यहाँ से। जब मनचंदा जी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हेमोफीलिया सोसाइटी लखनऊ के साथ मिलके आप लोगों के यहाँ पे इतना अच्छा डेवलप हुआ है। अभी विनीत है, अभी करेंगे और भी आप लोगों के साथ मिलके हम लोगों को काम करना है। HFI के भी लोग, हेमोफीलिया फेडरेशन के इंडिया के लोग, जितने भी कमिटीज के लोग हैं और चाहेंगे कि आपके सेंटर के जैसा मॉडल सेंटर्स और भारत में भी बने और आपका सहयोग की जरूरत होगी तो हम अवश्य लेंगे। थैंक यू आप लोग इतना अपना बहुमूल्य समय दी। बिल्कुल। साथ ही पेशेंट्स को ये जरूर गाइड कीजिए कि ये मैक्सिमम पेशेंट यही समझते हैं कि फैक्टर ही सब कुछ है। फैक्टर ब्लीडिंग कंट्रोल करता है, लेकिन जो आपके जॉइंट और मसल की स्ट्रेंथ जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक फैक्टर भी आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा।